हाँ जी। हेलो एवरीवन, आई एम सीए मानस अरोड़ा और मैं सीए इंटरमीडिएट को एडवांस अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे जी हमारे केस सिनेरियोज ऑफ एडवांस अकाउंट्स की जो हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही है उसको कंटिन्यू। ये है पार्ट नंबर 3। हम पार्ट बाय पार्ट सारे आईसीएआई के केस सिनेरियोज और एमसीक्यूज ऑफ एडवांस अकाउंट्स सॉल्व कर रहे हैं। अब तक हम 26 केस सिनेरियोज को सॉल्व कर चुके हैं और वो मैंने 2 पार्ट्स में सॉल्व करवाए हैं। तो अगर आपको वो पार्ट्स देखने हैं तो मैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है जी। और आज से अब अभी हम शुरू करने जा रहे हैं जी केस सिनेरियो नंबर 27 से। ये पार्ट है, फिर इसके बाद एक और पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 4। ये चारों पार्ट्स में मैंने सारे केस सिनेरियोस करवा दिए हैं एडवांस अकाउंट्स के। अगर आपको किसी पर्टिकुलर केस सिनेरियो में इशू है तो हर टाइटल में, हर वीडियो की टाइटल में आपको नंबर भी मिल जाएगा कि इस वीडियो में कौन से लेके कौन से तक केस सिनेरियोस करवाए जा रहे हैं। ठीक है जी। अभी अपन शुरू करते हैं जी हमारा केस सिनेरियो नंबर 27। क्या कहता है जी वो? कहता है एक्सिस लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। It produced a machine costing 10 lakhs in April 23। वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने एक मशीन बनाई है 10 लाख रुपए की। कब? अप्रैल 23 में। उसने 4 लाख रुपए तो अभी अपफ्रंट ही पेमेंट कर दिए और बाकी के 6 लाख वो डेफर्ड पेमेंट करेगा बाय मेकिंग एन इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,05,000 फॉर नेक्स्ट 6 मंथ। तो कहता एक्सिस लिमिटेड खुद एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमको मशीन्स तो चाहिए होती हैं। तो कहता उसने एक मशीन खरीदी, कितने की जी? 10 लाख रुपए की। 10 लाख रुपए की उसने मशीन खरीदी है। कहता जी 4 लाख रुपए तो उसने अभी अपफ्रंट डाउन पेमेंट कर दिया और कहता 6 लाख रुपए अगले 6 महीने में देने वाला है। कैसे कैसे देने वाला है? 1,05,000 अगले 6 महीने तक वो देने वाला है। क्या हो गया इसको? 1,05,000 वो अगले 6 महीने तक देने वाला है। तो टोटल पेमेंट कितनी हो गई? 6,30,000। बट उसके बैलेंस तो सिर्फ 6 लाख ही बचता था, क्योंकि 10 लाख की मशीन थी, 4 लाख उसने दे दिया तो बचता 6 लाख ही था। ये ऊपर 30,000 कौन सा है? ये ऊपर 30,000 है कि जो उसने डेफर करवाई है ना पेमेंट। देखो, अब तो वो मशीन खरीदने गया, उसने कहा भैया अभी मशीन लेके जाओगे तो 10 लाख रुपए की, अगर आप ओवर द टाइम पीरियड पेमेंट करोगे तो 4 लाख रुपए अभी दे जाओ और 6,30,000 रुपए 6 महीनों में दे देना। तो टोटल मेरे को मशीन कितने की पड़ रही है? 10,30,000 रुपए की पड़ रही है। अब एज पर AS10 हम लोगों ने ये पढ़ा है, जब भी हम एक PPE खरीदते हैं तो जो डेफर्ड पेमेंट की वजह से जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट एज अ इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हो, अब जैसे 30,000 रुपये यहाँ पे एक तरह से क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। तो ये जो 30,000 है ये हमारी PPE की वैल्यू में नहीं आएगा। तो हमारी जो एंट्री बनेगी, ओवरऑल एंट्री बनेगी, वो क्या बनेगी? आपकी एंट्री बनती है PPE इंटरेस्ट टू बैंक। PPE है 10 लाख का, इंटरेस्ट है 30,000 का और बैंक में मैंने पे किया है 10,30,000। तो मेरी एंट्री ये बनती है। ठीक है जी। मैंने PPE में कितना कैपिटलाइज करना है? 10 लाख। और बाकी का ये कहाँ चला जाएगा? ये वाला मेरा चला जाएगा जी मेरे P&L में। ठीक है जी। अब कहता है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने एक लैंड भी बेची है विच वॉज क्लासीफाइंग एट एज इट्स PPE। कंपनी के पास एक लैंड भी पड़ी थी, वो भी उसने बेच दी जो उसका PPE था, फॉर 25 लाख रुपए की, एंड पेड 1 लाख एज अ इनकम टैक्स एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द सच सेल। क्या तो उसने एक लैंड पड़ी थी, वो 25 लाख रुपए की बेच दी। अब देखो, आपने लैंड बेची है, उस ऑब्वियस ही बात उस पर कोई गेन हुआ होगा, आपको कैपिटल गेन हुआ होगा। तो कहता जो कैपिटल गेन हुआ ना, उस पर 1 लाख रुपए का टैक्स बनता था, वो भी कंपनी ने पे कर दिया। कहता है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को कुछ इनकम टैक्स से रिफंड भी आया है इंटरेस्ट के साथ। ठीक है जी। अब क्या कहता है वो क्वेश्चन में? कहता है एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ AS3 किसका है? कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाउ द अमाउंट फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी शुड बी प्रेजेंटेड। आपने जो मशीन खरीदी है, आपने मशीन कितने की खरीदी थी जी? 10 लाख रुपए की। बट आप पे कितना कर रहे हो? आपने मशीन खरीदी हुई है जी 10 lakhs की, बट आप पे कितना कर रहे हो? आपने मशीन 10 lakhs की खरीदी है बट आप पे कर रहे हो 10 लाख, क्या होगा इसको? 10,30,000। इसमें से 30,000 आपका क्या है? इंटरेस्ट कॉस्ट है। कहता था 10 lakhs विल बी शोन एज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग है, देखो सिर्फ 10 लाख 30 में से 10 लाख ही इन्वेस्टिंग का खर्चा है। बाकी 30,000 जो वो पे कर रहा है वो एक तरह से उसकी फाइनेंसिंग कॉस्ट है।
क्योंकि उसने मशीन खरीदने के लिए ही एक तरह से सामने वाले से लोन लिया था 6 महीने का कि भैया मैं धीरे धीरे तेरे को पैसे लौटा दूंगा। तो ये 30,000 जो ऊपर पे कर रहा है वो उसका फाइनेंसिंग का खर्चा है, वो उसकी फाइनेंस कॉस्ट है, उसका फाइनेंसिंग कैश आउटफ्लो है। जो इन्वेस्टिंग का खर्चा है, जो इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो है वो सिर्फ 10 लाख ही है। ठीक है, कहता है 10 लाख विल बी शोन एज ए इन्वेस्टिंग, हाँ ये समझ में आ रहा है, ठीक है। कहता है 30,000 विल बी बुक्ड इन द P&L एंड द नो प्रेजेंटेशन इन द कैश फ्लो। तुम यहां तक तो ठीक थे, P&L में जाएगा, बट नो प्रेजेंटेशन, भैया कैसे नहीं प्रेजेंट करोगे? 30,000 रुपये तो जेब से जा रहा है, तो कैश आउटफ्लो तो हो ही रहा है, तो प्रेजेंट तो करना ही है, तो ये हमारा गलत हो गया। कहता है 10,30,000 इन्वेस्टिंग में दिखा देंगे क्योंकि सारा पैसा ही परचेज में गया है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 30,000 मेरा क्या है, फाइनेंसिंग का। कहता है 10 लाख इन्वेस्टिंग में दिखा देंगे और 30,000 फाइनेंसिंग में दिखा देंगे, हाँ ये मेरे को ठीक लग रहा है। फोर्थ भी पढ़ लेते हैं, कहता है 10,30,000 तो सारा ही फाइनेंसिंग में दिखा देंगे, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो अगर मैं इसमें से देखूं, आपका ये और ये तो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाता है। अब हमारी कंफ्यूजन का पॉइंट बचता है इन दोनों में से। अब 30,000 आप लोग कैसे इन्वेस्टिंग में दिखा सकते हो, क्योंकि 30,000 तो आपने किसके लिए लिया है, 30,000 तो आप लोगों ने फाइनेंसिंग के लिए लिया हुआ है, तो आपको ये 30,000 इन्वेस्टिंग में दिखा ही नहीं सकते। 30,000 तो आएगा कहाँ पर, फाइनेंसिंग पर ही आएगा। ठीक है जी, यहाँ पर फर्स्ट हो गया। सेकेंड कहता है एट व्हाट अमाउंट द मशीन शुड बी रिकॉग्नाइज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भैया 10 लाख पे हमने ये देखा ना 10 लाख, तो क्या आ गया मेरा आंसर, 10 lakhs। ठीक है जी। कहता हाउ शुड द इनकम टैक्स पेड ऑन द लैंड, सेल ऑफ द लैंड शुड बी डिस्क्लोज। अब हमने पढ़ा था कि अगर इनकम टैक्स के बारे में कुछ भी ना बोला जाए कि भैया किस तरह की इनकम के लिए आपने इनकम टैक्स पे किया है, तो आप ऑपरेटिंग में डाल दोगे। अगर आपके पास स्पेसिफाइड बताया गया है कि ये इनकम टैक्स आपने इस पर्टिकुलर इनकम के लिए पे किया है, तो मैं उस इनकम टैक्स को उस पर्टिकुलर इनकम जहां वो इनकम जा रही है उसी हेड में दिखा दूंगा। अगर तो इनकम टैक्स के बारे में कुछ नहीं लिखा तो ऑपरेटिंग में आ जाएगा टैक्स पेड। अगर उसने बोला है जो ये मैं टैक्स पे कर रहा हूँ ना, ये इस पर्टिकुलर इनकम के लिए है, तो मैं देखूंगा वो जो पर्टिकुलर इनकम है वो किस हेड से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग से है, इन्वेस्टिंग से है, या फाइनेंसिंग से है। तो जो उसने लैंड सेल करी है उसने टैक्स उसकी वजह से पे किया है, तो जो उसने लैंड सेल करी है वो इन्वेस्टिंग का कैश इनफ्लो है, तो उसकी वजह से जो आपने टैक्स पे किया है वो भी किसका इनफ्लो, कैश आउटफ्लो होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी मेरा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाउ शुड द इंटरेस्ट ऑन द इनकम टैक्स रिफंड शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है इनकम में से, इनकम टैक्स पेड में से, वो आप कहाँ दिखाओगे? देखो आपने जो टैक्स वगैरह पे कर रहे हो वो क्यों पे कर रहे हो, क्योंकि आपने इन्वेस्टिंग का आपका गेन हो रखा है। तो भैया अगर इन्वेस्टिंग का गेन हो रखा है और आपने उसी की वजह से टैक्स पे किया था, तो उस टैक्स का जब रिफंड आएगा तो वो भी कहाँ पे जाएगा जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ही चला जाएगा, क्योंकि उसने आपको कुछ बोला ही नहीं है। तो हम ये मानेंगे कि भैया क्योंकि यहाँ पे सारी बात किसकी हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स की ही बात हो रही है, कोई उसमें ऑर्डिनरी की बात हो ही नहीं रही। कहता है ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ऑल्सो रिसीव द इनकम टैक्स, तो उसने जो इनकम टैक्स उसको मिला है वो भी इन्वेस्टिंग का ही होगा, क्योंकि जो उसने टैक्स भी पे किया था वो भी क्यों पे किया था, इन्वेस्टिंग की वजह से ही पे किया था। और उस इन्वेस्टिंग का जब उसने टैक्स पे किया है तो उस पर जो रिफंड आ रहा है वो भी कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग के कैश इनफ्लो में ही आ जाएगा। ठीक है जी, चल सकते हैं जी आगे। नाउ केस सिनेरियो नंबर 28। कहता सीस लिमिटेड, द कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ टूर्स एंड ट्रेवल, वो एक टूर एंड ट्रेवल के बिजनेस में है। इट सेल द हॉलीडे पैकेजेस टू द कस्टमर। ओके, company negotiates upfront with the airlines for the specified number of seats in the flight. Company agrees to buy a specific number of tickets and pay for those tickets regardless of whether it has been resell or not. अब आपने कुछ एग्रीगेटर्स का नाम सुना होगा जो आपको एयरलाइन की टिकट देते हैं, जैसे कि मेक माई ट्रिप, या फिर आपने सुना होगा नाम मेक माई ट्रिप, अरे जैसे कि आपने सुना होगा गो आई बीबो, या आपने सुना होगा मेक माई ट्रिप जिसकी आलिया भट्ट ऐड करती है। तो यहाँ पे भी आपको एयरलाइन की टिकट्स मिलती हैं। तो ये एग्रीगेटर्स क्या करते हैं, ये कंपनी से कंपनी को कहते हैं कि भैया तुम्हारी फ्लाइट में 100 200 300 लोग बैठ सकते हैं, तुम एक काम करो, तुम 100 टिकट्स मेरे को बेच दो। अब
जो टिकट आपको जनरली एयरलाइन के काउंटर से 8-9 हज़ार की मिलती है, ठीक है, आप अगर एयरलाइन के काउंटर से ख़रीदने जाओगे, डायरेक्टली एयरलाइन से ख़रीदने जाओगे, अब जैसे ये है एयरलाइन है यहाँ पे और ये हूँ मैं, अगर मैं एयरलाइन से एक टिकट खरीदने जाऊँगा तो वो मेरे को 8 हज़ार की देगा। वर्सेस ये गोआईबीबो या एमएमटी वाले क्या करते हैं, ये कहते हैं कि भैया 100 टिकट दे दो, लो 5,000 रुपये पर टिकट के हिसाब से पैसे ले लो। अब गोआईबीबो और एमएमटी वाले 100 टिकट खरीद लेते हैं 500 के हिसाब से। अब ये क्यों खरीदते हैं, ताकि वो आगे इसको रीसेल कर सकें। अगर तो उन्होंने रीसेल कर दिया तो ठीक है, नहीं रीसेल कर पाए तो किसका नुकसान है, गोआईबीबो या फिर एमएमटी का ही नुकसान है। एयरलाइन का तो कोई नुकसान नहीं, उसने तो 100 टिकट निकाल दिए। अब एमएमटी या गोआईबीबो वाले क्या करते हैं, ये सेम टिकट आपको दिखा देते हैं 7,000 की, 700, 7,500 की, तो आप लोग इनसे खरीद लेते हो। आप कहते हो कि एयरलाइन वाला 8,000 की दे रहे, क्यों ना इनसे ही 7,000 की या फिर 7,500 की खरीद लेते हैं। इस स्ट्रक्चर से क्या फ़ायदा क्या होता है, एयरलाइन वालों को एश्योरेंस हो जाती है कि भैया मेरी टिकट बिक गई, मेरे को पैसा आ गया, इनका कमीशन बन जाता है और हमको 1,000, 2,000, 1,500 का फ़ायदा हो जाता है टिकट पे। तो ये एक स्ट्रक्चर रहता है। वो यही पे यहाँ पे वही बात कर रहा है, कहता है सीज लिमिटेड एक कंपनी है जो कि टूर एंड ट्रैवल के बिजनेस में है। कहता वो हॉलीडे पैकेज भी बेचते, कहता कंपनी एयरलाइन से टिकट खरीद लेती है और वो सारा इरिस्पेक्टिव को आगे बेच पाती है या नहीं बेच पाती, ये उस पर है। कहता था रेट पेड बाय कंपनी फॉर द ईच टिकट इज नेगोशिएटेड एंड एग्रीड इन एडवांस। जैसे कि इन्होंने कितना एडवांस में कर लिया था कि भाई तेरे को 5,000 रुपये अपन देंगे। कहता कंपनी ऑल्सो असिस्ट द कस्टमर इन रिजॉल्विंग द कंप्लेंट्स विद द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एयरलाइन। However, each airline is responsible for fulfilling the obligations related to ticket. अब देखो जी, यहाँ पे दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है एजेंट। एक तो सर्विस हो सकती है कि आपने टिकट खरीदी, आपने कहा कि ये आपकी टिकट है, जैसे इंडिगो है या एयर इंडिया, आपने कहा कि भैया ये टिकट है, जाके बैठ जाओ, अब मेरी तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब जो आपको दिक्कत होगी वो आप एयरलाइन से बात करना, मेरे को मत कहना, मैं तो बीच में एक डीलर था, मैं तो एक बीच में सिर्फ एजेंट ही था, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके लिए। वर्सेस एक एमएमटी या फिर ये गोआईबीबो वाले हैं, ये क्या कहते हैं कि आपने हमसे टिकट बुक कराई है, आपको कोई भी दिक्कत है टिकट से रिलेटेड, आप हमसे बात कर सकते हो, ठीक है जी, आप हमसे बात करो, हम एयरलाइन वालों से आपसे बात करवाएंगे। तो भाई मैं भी कहता हूँ कि यार चलो एमएमटी से खरीद लेते हैं, अगर कल को कोई दिक्कत हो गई तो मैं इनको कहूँगा ये खुद एयरलाइन वालों से बात करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो मेक माई ट्रिप है या गोआईबीबो है, वो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है आपके टिकट की। एक इंसान हो गया, उसने आपको टिकट दे दी, आपको कोई दिक्कत आए आपको सीधा एयरलाइन से बात करनी पड़ेगी, उस बंदे का बीच में कोई रोल नहीं है, उसको बस अपनी कमीशन से मतलब था, वो उसने कमा ली। अब ये गोआईबीबो और एमएमटी वाले क्या कहते हैं, ये 100% सपोर्ट देते हैं आपको एयरलाइन से बात करने के लिए, ठीक है। वो यहीं पे यही कह रहा है, कहता कंपनी असिस्ट करती है कस्टमर को कि अपनी जो कंप्लेंट्स हैं वो एयरलाइन से रिजॉल्व कर लें। तो इसका मतलब है कि जो कंपनी है वो एज अ प्रिंसिपल आपको कोई सामान बेच रही है। एक होता है एजेंट अपनी कमीशन लेके चले जाना, एक होता है कंपनी खुद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आपको ये सामान बेच रही है। तो यहाँ पर जो कंपनी है वो एक तरह से क्या एक्ट कर रही है, एज अ प्रिंसिपल एक्ट कर रही है, वो एज अ प्रिंसिपल एक्ट कर रही है कि भैया कोई दिक्कत आई तो आप मेरे पास आ जाना। मैंने कहा ठीक है। कहता हाउएवर ईच एयरलाइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलिंग द ऑब्लिगेशन रिलेटेड टू द टिकट। अब भैया आपको फ्लाइट में जाना है, फ्लाइट में खाना पानी बोर्डिंग सब कुछ, आपका बैगेज लेके जाना, चेक इन करवाना, ये सब कहते हैं ये फ्लाइट वाले का काम है। वो तो ऑब्वियस ही बात है, वहाँ पर जाके मेक माई ट्रिप या गोआईबीबो वाला थोड़ा ही खड़ी होगा, ये तो एयरलाइन का ही काम है, इसमें तो किसी की कोई दखलंदाजी हो ही नहीं सकती, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे वो क्या कहता है, यहाँ तक हमको समझ में आ गया कि एक कंपनी है SCAS लिमिटेड, जो कि क्या करती है आपको पैकेजेस बेचती है हॉलीडेज़ के, और वो जो टिकट्स बेचती है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आपको टिकट्स बेचती है। फिर आगे कहता कंपनी ने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी खरीदा है 3 महीने के लिए फॉर USD $1 लाख ऑन 1 मार्च 2024। उसने क्या खरीदा है, एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है 3 महीनों के लिए फॉर USD $1 लाख ऑन 1 मार्च एट 83.10 व्हेन द एक्सचेंज रेट वाज 83.02। कहता उसने 3 महीनों के लिए कर लिया
कि मैं 83.10 पे ये आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करूंगा। हालांकि आज का रेट 83.10 चल रहा है, इस रेट से हमको कोई मतलब नहीं होता क्योंकि ये आज का रेट चल रहा है। हमको देखना होता है कि अच्छा आपने 3 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट इस पर सेटल करना है। कहता है 31 मार्च को कंपनी अपनी बुक्स क्लोज करती है और रेट कितना चल रहा है 83.15। अब उसने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ये कॉन्ट्रैक्ट उसने स्पेकुलेशन के लिए तो नहीं लिया हुआ, ठीक है। उसने लिया है भैया उसकी कोई पेमेंट होगी, कोई पेमेंट आनी होगी, कोई पेमेंट जानी होगी, तो उसने अपने आप को हेज करने के लिए, उसने अपने आप के रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट खरीद रखा है। तो हमने ये पढ़ा है कि जो हमारे स्पेकुलेशन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं हम उनको मार्क टू मार्केट पे सेटल करते हैं, या फिर हम उनको ईयर एंड पे जो भी हमारा गेन और लॉस आ रहा होता है हम उसको उस पर सेटल करते हैं। बट जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि हमने स्पेकुलेशन के लिए नहीं लिए, जो हमने अपने बिजनेस के पर्पस के लिए लिए हैं, उनका जो भी गेन और लॉस आएगा वो हम ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये सेकंड वाला है, ये स्पेकुलेशन नहीं है, ये सेकंड वाला पार्ट है जहां पर मैं कॉन्ट्रैक्ट का जो भी गेन और लॉस आ रहा है वो मैं कहां पे सेटल करूंगा, वो मैं ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सेटल करूंगा, ठीक है जी। चलो, कहता है 1 अप्रैल को कंपनी ने इसको प्री मैच्योर सेटल कर लिया ड्यू टू एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस थे, अगर तो कहता कि भैया उसको करना ही था तो बात खत्म हो जाती है, तो इसका मतलब था कि वो एक स्पेकुलेशन कॉन्ट्रैक्ट था, बट उसको करना पड़ गया ड्यू टू एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। नाउ आगे कहता कंपनी इज इवेलुएटिंग द बिलो स्कीम्स। कहता इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉर्मल ग्रेचुटी scheme by the employer in the place of ad hoc grantia payment to the system to the employee on the retirement. The management decided to pay the pension to those employees who have retired after completing 5 years in the organization. Such employees will get 20,000 per month. Earlier there was no such scheme in the organization. उन्होंने सबसे पहले कहा कि एक ना ग्रेचुटी की स्कीम लेके आ रहे हैं आप अपने इन द प्लेस ऑफ एड हॉक एक्स ग्रांटिया पेमेंट। पहले ग्रेचुटी की कोई सिस्टम नहीं था, अब आप लेके आ रहे हैं। फिर उसने कहा कि पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि अपा जिन्होंने 5 साल मेरी कंपनी में कंप्लीट कर लिए हैं हम उनको पेंशन देंगे। कहता अब अपा ये भी स्कीम लेके आ रहे हैं कि अब अपा उनको पेंशन देंगे। तो ये दो चीज़ें वो इंट्रोड्यूस कर रहा है अपनी कंपनी में। हमने कहा चलो अच्छी बात है, गुड। इवेलुएट कर रहा है, हमने कहा गुड। कहता सीस लिमिटेड हैज़ अ सब्सिडरी एडीआई लिमिटेड, यहाँ पे मैंने बना रखा है। कहता एससीएस लिमिटेड की एक सब्सिडरी है एडीआई लिमिटेड, मतलब उसमें 50% उसका स्टेक है। कहता विच इज इन द बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शन हैविंग द टर्नओवर ऑफ 200 करोड़। कहता इसकी टर्नओवर कितनी है, 200 करोड़ के है। कहता एससीएस एंड एडीआई होल्ड 9% एंड 23% इन एएसओसी। कहता है इनका किस में स्टेक है, एएसओसी में इनका स्टेक है। इसका कितना है 9% और एडीआई का कितना है 23%। तो इन दोनों में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप है और इन दोनों में एसोसिएट का रिलेशनशिप है, ठीक है जी, यहां तक हो रहा है। कहता प्रिपेयर बोथ एससीएस एंड एडीआई, मतलब ये दोनों प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एएस। हमने कहा ओके ठीक है, बनाते होंगे, बनानी पड़ेगी भी। अब आंसर करते हैं। कहता व्हाट वुड बी द रेवेन्यू रिकॉग्निशन फॉर एससीएस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एएस। कहता ये जो टिकटें बेच रहा है ये कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेगा। अब मेरे को एक बात बताओ, अपन दोबारा अपने एग्जांपल पे आ जाते हैं। मैं अज्यूम करता हूं कि गो आई बीबो ने ये टिकट 7500 की बेची, उसने खरीदी कितने की थी जी 5000 रुपए की। अब वो ये पूछ रहा है कि गो आई बीबो कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करे। सबसे पहला क्या वो 7500 रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करे या फिर 2500 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करे। 2500 कैसे आ रहा है, 7500 माइनस 5000। अगर तो आप ये कहते हो तो ये मतलब है ये ग्रॉस जितना पैसा आया सारा का सारा ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है। अगर आप ये कहते हो तो इसका मतलब है कि आप कहते हो नेट अपनी नेट कमीशन रिकॉग्नाइज कर लो, बस जो उसने एक्चुअली में 2500 कमाया है वो रिकॉग्नाइज कर लो। अब मैंने आपको बताया था कि कमीशन तो तब रिकॉग्नाइज करेंगे ना जब उसकी आगे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। अब यहाँ पर तो कंपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, कोई दिक्कत हो तो सर हमें बताना। तो वो एज अ प्रिंसिपल एक्ट कर रहे हैं। अगर प्रिंसिपल एक्ट कर रहे हैं तो वो पूरा कमीशन जो पूरा पैसा उसको मिला है वो ही सारा रिकॉग्नाइज करेंगे। तो उसको अपना रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए, ग्रॉस बेसिस पे, ठीक है जी। नाउ
प्लीज सजेस्ट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ईयर एज पर AS11। अब वो कहता है बताओ जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे करेंगे। तो हमने देखा है कि ये ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अमोर्टाइज होना चाहिए। कहता है मार्क टू मार्केट रिकॉर्ड होगा, ये तो नहीं होगा। कहता है मार्क टू मार्केट विल बी कंप्यूटेड एंड ओनली इफ देयर इज अ लॉस इट विल बी। हमने कहा ये भी बिल्कुल गलत है। कहता कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करना, ये तो और ज्यादा गलत है। ये वाला मेरे को ठीक लग रहा है जहां पे उसने कहा है कि प्रीमियम ऑन द कॉन्ट्रैक्ट विल बी अमोर्टाइज ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये मेरे को थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ठीक है, नाउ कहता है यू आर रिक्वेस्टेड टू एडवाइज द कंपनी इन द रिस्पेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अबव स्कीम्स रिलेटेड टू द एम्प्लॉय बेनिफिट। क्या ये एक चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या नहीं है। कहता जो ये दो स्कीम भाई साहब लेके आ रहे हैं, क्या आप इनको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोलोगे या नहीं बोलोगे। तो आपको क्या करना है, आपको आना है अपने नोट्स में नहीं, आपको अपने आना है क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन बैंक में AS5 में क्वेश्चन नंबर 5 देखना है, जो कि हमने करा हुआ है, जो कि बिल्कुल ही सेम एग्जांपल्स की बात करता है। कहता फॉर्मल ग्रेचुइटी स्कीम लेके आ रहा है एडहॉक की जगह, और वो पेंशन पे कर रहा है अपने एम्प्लॉयज को 5 साल के बाद। आपके RTP में 22 का और सितंबर 24 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो इन दोनों की, वो क्या कहना चाहता है। ये रही आपकी एक्सप्लेनेशन, पॉज करके इसको पढ़ लेना। अब इसमें वो कह रहा है कि ये दोनों ही आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं माना जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिखा दी बुक में। ठीक है जी, तो दिस इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो मैं क्या कर दूंगा, जहां पर 1 इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और 2 भी नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। ठीक है जी, नेक्स्ट प्लीज कमेंट रिगार्डिंग द कंसोलिडेशन रिक्वायरमेंट फॉर दिस SCS लिमिटेड एंड ADI यूजिंग द गिवन ऑप्शंस। अब यहां पर भाई साहब को करना है कंसोलिडेट। अब सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताओ, हमने एक चीज पढ़ी हुई है, अगर मैं AS13, 21 और 23 को लिखूं, अगर मैंने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है 0 से लेकर 20% तक, तो ये क्या लगता है AS13। अगर 20 से लेकर 50% तक कर रखा है तो क्या लगता है AS23। और अगर मोर देन 50% कर रखा है तो क्या लगता है AS21। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था जी हमारे नोट्स में। अगर मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊं, ये आ गया जी आपका 151। तो यहाँ पर मैंने शायद हाँ ये कहता अगर तो 50% से ज़्यादा है तो 21 लग जाएगा, अगर 20 से 50 है तो 23 लग जाएगा, और अगर 20 से कम है तो AS13 लग जाएगा। मैंने भी आपको सेम यहीं पे ही वो लिखवा दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, इस भाई के लिए ये तो अपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा, ये कितना होल्ड करता है इसमें AS में 9%। तो मतलब ये इसके लिए क्या लगाएगा, AS13 लगाएगा। ठीक है, और ये इसके लिए क्या करेगा, अपनी नॉर्मल कंसोलिडेशन एज पर AS21 करेगा। ठीक है, और ये भाई और ये कैसे लगने वाला है, ये एज पर AS23 लगने वाला है, मतलब इक्विटी मेथड लगने वाला है। यहाँ पे दोबारा दूसरा ले लेता हूं। अगर मैं इसको देखूं सिर्फ SCAS लिमिटेड और ASO में, यहां पर 9% का स्टेक है, तो मतलब कौन सा लगेगा, AS13 लगेगा। ठीक है, इन दोनों में क्या लगेगा, AS21 नॉर्मल कंसोलिडेशन होगी। इन दोनों में क्या लगेगा, AS23 लगेगा, इक्विटी मेथड लगेगा। ऐसा ही होने वाला है, देखते हैं क्या कहता है वो ऑप्शंस में। कहता है ADI वुड यूज द इक्विटी मेथड फॉर अकाउंटिंग 23% इन ASO। हाँ, कहता है ADI 23% इक्विटी मेथड लगाएगा। हाँ, यहां तक मेरे को ठीक लग रहा है। SCS would consolidate ADI and consequently automatically equity account 23% and separately account for the balance 9% as per AS13। अब यहां तक तो ठीक है कि भैया 23% जो है अपना इक्विटी मेथड लगाएगा। SCS would consolidate ADI लिमिटेड
एंड कंस्टिक्वेंटली कंसोलिडेट हो गया एंड कंस्टिक्वेंटली ऑटोमेटिकली इक्विटी अकाउंट 23% एंड सेपरेटली फॉर 9%। ये भी मेरे को ठीक लग रहा है, बट मेरे को ना ये नहीं समझ में आया ये क्या कहना चाहता है इस लाइन में। जो मैंने हाईलाइट करी है ये समझ में नहीं आया। मेरे को ये समझ में आ गया कि यहाँ पर वो AS23 लगाएगा और अपना इक्विटी मेथड लगाएगा। यहाँ पे भी समझ में आ गया AS13 लगाएगा, बट यहाँ पे समझ में नहीं आया कि वो बोला क्या है। चलो कोई बात नहीं, बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। कहता है ADI would account 23% for in ASOS as per AS13। कहता है ये AS13 लगाएगा। वो कहता है यहाँ पर जो ये रिलेशन बन रहा है यहाँ पर AS13 लगेगा, जो तो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर तो AS23 लगेगा एसोसिएट वाला। तो भैया ये वाला ऑप्शन तो सरासर से काट दिया जाता है। ठीक है, फिर कहता ADI would account 23% stake using the equity method। हाँ ये ठीक है। कहता SCS would consolidate ADI limited and consequently automatically account for ASOC limited 23% share and separately account for 9% using the equity method। ओ भाई, कहता जो ये इसको काउंट फॉर करेगा ना ये इक्विटी मेथड लगाएगा AS23। भैया AS23 लगेगा कि 13 लगेगा? तो यहां पर ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ओके, ADI would account 23% using AS13। कहता ADI 23% जो स्टेक है ASO में वो एज पर AS13 लगाएगा, ये भी गलत हो जाता है। भैया इसमें क्या क्या दिक्कत परेशानियां थी? सबसे पहले दिक्कत परेशानी यहां पर थी, फिर यहां पर आ गई मेरे को बड़ी दिक्कत परेशानी, फिर एक बड़ी दिक्कत परेशानी यहां पर आ गई। मतलब इन तीनों में बहुत सारी दिक्कत परेशानियां थी। मेरे को बिल्कुल ही ये गलत ही है। तो मेरे लिए कट कटा के कौन सा आंसर सही लग रहा है? ए। मेरे को यहां तक समझ में आ गया, यहां तक, बट मेरे को ये लाइन नहीं समझ में आई। इस लाइन का अब मतलब समझते हैं क्या है। कहता ADI इक्विटी मेथड लगा लेगा 23%, जो कि बिल्कुल ठीक है, और वो कंसोलिडेट कर लेगा ADI को एंड कंस्टिक्वेंटली ऑटोमेटिकली इक्विटी अकाउंट 23%। वो यहाँ पे क्या कहता है? कहता ये अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएगा। ठीक है जी। अब जब ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहा होगा, बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट है यहाँ पे, देख लो। मेरे को एक बात बताओ, ADI की बैलेंस शीट में ADI की मेरे को स्टैंड अलोन बैलेंस शीट के बारे में बताओ। अरे यार, मेरे को ADI की स्टैंड अलोन बैलेंस शीट अगर मैं देख रहा हूँगा तो क्या उसमें इन्वेस्टमेंट इन ASO लिमिटेड 23% आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा? ये तो पक्की बात है, ये आ रहा होगा। जब ADI लिमिटेड की स्टैंड अलोन बैलेंस शीट उठाई जाएगी कंसोलिडेशन पर्पस के लिए, क्या उसमें ये चीज दिख रही होगी, इन्वेस्टमेंट इन ASO लिमिटेड? हाँ ये दिख रही होगी। मतलब जब ये अपनी बैलेंस शीट कंसोलिडेशन वाली बना रहा होगा वहां पर इन्वेस्टमेंट इन ASOC लिमिटेड दिख रहा होगा, जो कि ये अपनी बुक्स में लेके चला जाएगा। बुक्स में तो नहीं लेके जाएगा कि अपनी बैलेंस शीट में लेके जाएगा, कंसोलिडेटेड में ये लेके जाएगा कि नहीं? तो ऑटोमेटिकली इसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में 23% स्टेक इन ASOC लिमिटेड आ गया इसके थ्रू, और बाकी का 9% अलग से जो उसका खुद का है वो आ गया। तो यहाँ पे वो यही कहता है। इसको दोबारा सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा जब ADI लिमिटेड की स्टैंड अलोन बैलेंस शीट देखी जा रही होगी SCS लिमिटेड के द्वारा फॉर दी कंसोलिडेशन पर्पस, तो क्या उसकी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन ASOC लिमिटेड आ रहा होगा 23%। कहता जब ये SCS लिमिटेड अपनी बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड बना रहा होगा उस केस में क्या ये इन्वेस्टमेंट वाला उसकी बुक्स में जाएगा, उसकी बैलेंस शीट में जाएगा कंसोलिडेटेड? तो इनडायरेक्टली इसकी बैलेंस शीट में इसका 23% स्टेक तो आ ही गया। तो यहाँ पे उसने भी ये क्या कहा है? कहता उन्होंने अपनी अपनी कर ली एंड कंसिक्वेंटली ऑटोमेटिकली उसकी बुक्स में 23% स्टेक आ गया, और बाकी का 9% स्टेक तो उसका अलग से है ही है।
इसका मतलब ये है। नहीं समझ में आया, रिपीट करके देख लो, थोड़ा सा डेप्थ वाला और डीप वाला पॉइंट था ये। ठीक है जी, चल सकते हैं जी आगे। नेक्स्ट केस सिनेरियो नंबर 29 कहता ऑन 1 अप्रैल 2022 द शुभम लिमिटेड ने एक लैंड खरीदी है 30 लाख रुपए की फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू फैक्ट्री। किस दिन लैंड खरीदी गई है जी? 1 अप्रैल को। कहता दिस कॉस्ट ऑफ 30 लाख इंक्लूडेड अ लीगल कॉस्ट ऑफ 2 लाख इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ दिस लैंड। कहता इस 30 लाख में 2 लाख तो लीगल का ही खर्चा था जिससे कि मैंने ये लैंड खरीदी है। तो एज पर AS10 ये 2 लाख तो कैपिटलाइज होगा, मतलब मेरी PPE की वैल्यू कितनी रहनी चाहिए? 30 लाख ही रहनी चाहिए। कोई टेंशन वाली बात है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कहता द कंस्ट्रक्शन वर्क वुड स्टार्ट ऑन 1 मई 2022। कहता कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट होने वाली है? 1 मई 2022 को। एंड शुभम लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कहता कंस्ट्रक्शन कब शुरू हो रही है? 1 मई को। और आपने लैंड कब खरीद रखी है? 1 अप्रैल को ही। कहता क्या क्या खर्चा हो रहा है? लेवलिंग का खर्चा हो रहा है, लेवल सबके निकलेंगे। कहता लेवलिंग का खर्चा हो रहा है 80,000 रुपए का। हमने एज पर AS10 पढ़ा है कि ये आप इसको क्या करोगे? इसको कैपिटलाइज। कहता है एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्कर पर मंथ 29,000। कहता जितने टाइम भी कंस्ट्रक्शन चलेगी पर मंथ 29,000 रुपए का खर्चा आएगा। मैंने कहा ठीक है। कहता परचेज फॉर द मटेरियल, ये आ गया, कैपिटलाइज हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग द एम्प्लॉयज टू द न्यू फैक्ट्री फॉर द वर्क, ये कैपिटलाइज थोड़ी होगा। रीलोकेशन का खर्चा कहां से कैपिटलाइज होने लग गया? एज पर AS10 ये नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ इनॉग्रेशन सेरेमनी, ये भी नहीं होगा, इनॉग्रेशन का खर्चा कैपिटलाइज नहीं होता। ओवरहेड कॉस्ट डायरेक्टली इनकट डायरेक्टली ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ साइट फैक्ट्री। कहता 25,000 रुपए का ओवरहेड का खर्चा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेंट हो गया, ये सारी ओवरहेड का खर्चा 25,000 रुपया पर मंथ है। कहता है जनरल ओवरहेड का कोई खर्चा है जो कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में मैनेजर ने एलोकेट किया है 30,000 रुपए का। देखो आपका ये वाला जो खर्चा होता है जनरल ओवरहेड, ये तो इंक्लूड होता नहीं है, सिर्फ स्पेसिफिक ओवरहेड जो उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए है सिर्फ वही आपके इंक्लूड किए जाते हैं। तो जनरल ओवरहेड तो वैसे ही नहीं आता, तो ये तो बिल्कुल आएगा ही नहीं। चलो पढ़ लेते हैं। कहता हाउएवर द कंपनीज नॉर्मल ओवरहेड एलोकेशन पॉलिसी इट शुड बी 24,000। कहता ऑडिटर कहता 15,000 होना चाहिए। 30,000 एलोकेट हो गया, पॉलिसी कहती 24,000 होना चाहिए, ऑल्टर कहता 15,000 होना चाहिए। मैं कहता हूँ 0 होना चाहिए क्योंकि होना ही नहीं है। क्या फालतू की बात है, मेरे लिए जरूरी ही नहीं है। ठीक है जी, चल सकते हैं आगे। जब होना ही नहीं है, कौन क्या बोल रहा है, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। चलो कहता था कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री वाज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 2022। आपने शुरू कब करी थी जी फैक्ट्री? 1 मई को। 1 मई से लेकर 31 दिसंबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टोटल कितने महीने हो गए जी? 8 महीने। 8 महीने मेरी फैक्ट्री मेरी काम चला है, तो इसका मतलब है कि 29,000 इंटू 8 और 25,000 इंटू 8, ये मेरे टोटल खर्चे होंगे क्योंकि ये पर मंथ खर्चे थे। चल सकते हैं जी। कहता था ओवरऑल यूजफुल लाइफ ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग वाज एस्टिमेटेड एज 40 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द कंप्लीशन। कहता जब जिस दिन कंप्लीट हो गई आपकी फैक्ट्री, मतलब 31/12 को, उससे 8 सालों तक आपकी इसकी लाइफ रहने वाली है। मैंने कहा अच्छी बात है, वेरी गुड। कहता हाउएवर इट वाज एस्टिमेटेड दैट द रूफ नीड टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर 20 ईयर्स। कहता जो अपने ऊपर रूफ डाली है ना वो 20 सालों में रिप्लेस करनी पड़ेगी और उसकी कॉस्ट कितनी है? 25% ऑफ द टोटल बिल्डिंग कॉस्ट। अभी जब अपन टोटल बिल्डिंग की कॉस्ट निकाल लेंगे ना यहाँ पे, तो कहता है इसका जो 25% है ना ये रूफ का खर्चा है और रूफ 20 साल बाद हमको रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, ये टोटल कॉस्ट निकाल लूंगा और इसको क्या कर दूंगा, 25% को यहाँ बांट दूंगा और 75% को यहाँ बांट दूंगा। इस 75% को मैं 40 साल तक डेप्रिशिएट करता रहूंगा और इस 20% को 25% को मैं 20 सालों तक डेप्रिशिएट करता रहूंगा। वो यही कहना चाहता है कि भैया जो 25% चीज आपकी 20 साल चलेगी तो उसको 20 साल डेप्रिशिएट करो और जो 75% चीज आपकी 40 साल चलेगी उसको 40 साल डेप्रिशिएट करो। मैं कहा चलो ठीक है। आगे कहता था कंस्ट्रक्शन ऑफ द फैक्ट्री वाज partly financed by a loan of 28 lakh borrowed on 1 April. Loan was taken at an annual rate of 9%. कहता आपने 1 अप्रैल
2022 को जब आपने लैंड खरीदी थी ना, तब आपने 28 लाख का एक लोन भी ले लिया था जो कि 9% पे था। कहता है ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द लोन प्रोसीड्स हैज बीन यूटिलाइज्ड टू फाइनेंस, शुभम को एक इन्वेस्टमेंट इनकम भी मिली है 25,000 ऑन द टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोसीड। सबसे पहले तो एज पर AS 16, क्या ये जनरल बोरोइंग है या स्पेसिफिक बोरोइंग है? ये स्पेसिफिक बोरोइंग, क्योंकि जो हमने पैसा उठाया है हमने स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ही उठाया हुआ है। तो इस पर जो ब्याज आएगा वो कैपिटलाइज होगा, एंड जो आपने टेम्परेरी इनकम कमाई है 25,000, वो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो जितना नेट बचेगा वही कैपिटलाइज होगा। वर्सेस अगर ये जनरल बोरोइंग होता तो ये 25,000 की इनकम यहां से माइनस नहीं होती। आपने यहाँ पे स्पेसिफिकली उसी पर्पस के लिए लोन ले रखा है, तो इसीलिए आप यहां से 25,000 माइनस करोगे। ठीक है जी। You are required to assume that all the net finance cost to be allocated to the cost of factory. आपको सारा खर्चा जो कहाँ एलोकेट करना है? फैक्ट्री पर एलोकेट करना है, लैंड पर एलोकेट नहीं करना। ओके। एंड द इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज बेस्ड ऑन द 9 months पीरियड। यहां पर कितने महीने हैं? 8। आपको कितने महीनों में एलोकेट करना है? 9 महीनों में एलोकेट करना है। समझ में आ गया? तो हमको 8 महीने नहीं देखने, आपको कितने महीने देखने हैं? 9 महीने। कहता है इस बेस पर कुछ आंसर ही दे दो। मैंने कहा दे देते हैं जी, क्या टेंशन है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड टू द कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री। आप कौन सी कॉस्ट को कैपिटलाइज करोगे? क्या लीगल कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे? हाँ, इसको तो करेंगे ही। कहता है रीलोकेटिंग को करोगे? मैंने कहा नहीं। इनॉग्रेशन ना, जनरल ओवरहेड ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 लाख, जो कि लीगल कॉस्ट है। कहता व्हाट अमाउंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट विल बी कैपिटलाइज्ड। आपका पर मंथ एम्प्लॉयमेंट का खर्चा कितना था? 29,000। तो एक आपकी कंस्ट्रक्शन चली कितनी है? 8 महीने। अब यहां पर उसने 9 महीने लेने को कहा है सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कॉस्ट के लिए, बाकी सब खर्चे तो 8 महीने के ही हैं। तो ये कितना आ गया जी आपका? 29,000 इंटू 8। तो मेरा कितना आंसर आ गया जी इसका? 29,000 इंटू 8 कितना आ गया जी? 2,32,000। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 2,32,000। कहता व्हाट इज द अमाउंट ऑफ नेट बोरोइंग कॉस्ट विच नीड टू बी कैपिटलाइज्ड। आपने कितने का लोन लिया हुआ था जी? 28 लाख का लोन लिया था। कितने परसेंट पे लिया था? 9% पे लिया था। कितने टेन्योर के लिए लिया था? सर 8 महीने यूज होगा। अब वेरी इंपॉर्टेंट सर, पर हमने तो लोन 1 अप्रैल को लिया था, तो पूरे साल का कितना बनता है? 12 महीने। याद रखना है AS 16, आपकी बोरोइंग कब शुरुआत होगी? कमेंसमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। याद है कि हमने पढ़ा है एक टॉपिक कि आपकी बोरोइंग कॉस्ट कब से लगनी शुरू होती है? When to commence the capitalization। कहता जब सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तब अपने को कैपिटलाइजेशन शुरू करनी है। सबसे पहला एक्सपेंडिचर होना शुरू हो गया। आपने 1/4 को तो लोन ले लिया, बट आपने खर्चा करना कब शुरू किया है? 1 मई को। कहता बोरोइंग कॉस्ट इज इनकर्ड एंड द नेसेसरी एक्टिविटीज टू कंप्लीट द एसेट हैव बीन इन प्रोग्रेस। तो उसने आपको वैसे ही क्वेश्चन में ही 9 महीने लिख के दिया है। अगर आपको 9 महीने ना लिख के देता तो आप पूरे के पूरे 9 महीनों की नहीं लगानी थी, आपको कितने की लगानी थी? 8 की लगानी थी। बट उसने आपको खुद ही बोल के दिया है कि भैया 9 महीने की लगानी है। अब अगर मैं इसको देखूं तो मेरी जो लगनी चाहिए, मेरी कितने महीनों की लगनी चाहिए? बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज 8 महीनों की होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे को देखना है 1 मई से लेकर 31, मेरे को देखना था 1 मई से लेकर 31/12 तक, 8 महीने। क्योंकि कहता एक्सपेंडिचर होना भी शुरू हो जाना चाहिए। मेरा एक्सपेंडिचर होना कब से शुरू हुआ था? 1 मई से। तो मेरा 8 महीने बनते हैं। बट अब उसने क्वेश्चन में ही आपको क्या लिख के दिया है कि ये 9 महीने का है। तो भैया हमको इसलिए मैंने यहाँ पे 9 लिया है, नहीं तो मैं यहाँ पे क्या लेता? 8 महीने लेता। अब मेरी कितनी आ गई है जी बोरोइंग कॉस्ट? अगर मैं इसको करूंगा तो मेरा आता है 28 लाख इंटू 9% इंटू 9/12, ये आता है जी मेरा 189। और मेरे को एक टेम्परेरी इनकम भी हुई है जो मेरे को माइनस करनी है, क्योंकि एक स्पेसिफिक बोरोइंग है। तो यहाँ पे कितना माइनस हो जाएगा जी? 25,000। तो ये आ गया 164। मैं इसको कितना कैपिटलाइज कर दूंगा जी? 164। ठीक है जी, चल सकते हैं जी आगे। नेक्स्ट कहता व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट आफ्टर
चार्जिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ द फैक्ट्री इन द बैलेंस शीट ऑफ द शुभम लिमिटेड। अब सबसे पहले तो मैं पूरी फैक्ट्री की कॉस्ट निकालता हूं, मेरी क्या कॉस्ट आएगी सबसे पहले। तो सबसे पहले तो मेरा 30 लाख तो बिल्कुल लैंड का ही खर्चा है, 30 लाख जो कि सुक्का सुक्का बाहरी खर्चा हो गया। फिर 80,000, फिर एम्प्लॉयमेंट का मैंने निकाल लिया था 2,32,000। फिर उसके बाद 21,24,000। फिर 60,000 मेरे को करना नहीं है, ये मेरे को करना नहीं है। फिर 25,000 इंटू 8, 25,000 इंटू 8 बनता है जी 2 लाख। 25,000 इंटू 8, ठीक है जी, ये आना नहीं है, ठीक है। अब ये अब कहता, अब उसने यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट उसने कहा था 25% ऑफ दी बिल्डिंग की कॉस्ट मेरे को क्या कर देनी है, रूफ टॉप के लिए लगा देनी है, ठीक है जी। चल सकते हैं जी। अब मेरा व्हाट इज माय टोटल कॉस्ट, हाँ जी, कुछ वीडियो में इशू सा हो गया था मैंने देखा। अब यहाँ पर हमने ये सारी कॉस्ट को ऐड कर दिया था, बट एक कॉस्ट हम रह गई थी, क्या थी वो, फाइनेंस कॉस्ट, जो कि कैपिटलाइज होगी एज पर AS 16। हमने निकाली थी कि कितनी फाइनेंस कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है हमको, हमने ये निकाली थी 1,64,000। हमको ये कैपिटलाइज करना है, तो यहाँ पे मैं कर लूँगा 1,64,000। तो मेरा टोटल कितना आ जाएगा जी, 30 lakhs प्लस 80,000 प्लस 2,32,000 प्लस 1,24,000 प्लस 2 lakhs प्लस 1,64,000, ठीक है जी। मेरा कितना आ रहा है जी आंसर 30 lakhs प्लस 80,000 प्लस 2,32,000 प्लस 2,124,000 प्लस 64, ये आ रहा है जी मेरा 58। क्या ये मेरा 58 आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे मेरा 58 आ गया। अब जब भी आपको रूफ टॉप की वैल्यू निकालनी होगी कभी भी आगे क्वेश्चंस में, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो लैंड की वैल्यू है ना वो अलग है, वो हमेशा अलग मानी जाती है। तो यहाँ पे जो आपने 58 टोटल निकाला है ना, इसमें से लैंड की वैल्यू है 30 lakhs और जो आपकी बिल्डिंग की वैल्यू है वो है जी 28 लाख, ठीक है जी। अब अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसने आपको क्या बोला था, 25% ऑफ द टोटल बिल्डिंग की कॉस्ट की रूफ है, 25% ऑफ द बिल्डिंग की, फैक्ट्री की या टोटल की नहीं कह रहा, सिर्फ और सिर्फ किसकी कह रहा है, बिल्डिंग की। तो मेरी बिल्डिंग की कितनी है 28, तो मैं इसका क्या कर दूंगा, देखो क्या लैंड पर कोई डेप्रिसिएशन लगती है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगती, क्योंकि हमको जो वैल्यू देनी है वो आफ्टर डेप्रिसिएशन देनी है। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो 30 lakhs बिना पूछे ही आ गया, इसमें तो कोई आपको दिक्कत परेशानी होनी चाहिए ही नहीं। अब मेरे को इसको डिवाइड कर देना है किसमें, रूफ में एंड अदर्स में। रूफ में आ गया जी 25% एंड यहाँ पर आ गया जी आपका 75%, ठीक है जी। तो रूफ का कितना है 25%, तो ये आपका हो गया जी, रूफ हो गई है जी आपकी 7 लाख की और ये हो गया जी आपका 21 लाख का। अब हमको लगानी है डेप्रिसिएशन। अब मेरे को पता है जो रूफ चलने वाली है वो कितना टाइम चलने वाली है, 20 ईयर्स चलने वाली है और ये चलने वाली है आपकी 40 ईयर्स चलने वाली है, ठीक है जी। अब मेरे को लगानी है डेप्रिसिएशन। अब ये बिल्डिंग कब कंप्लीट हुई है, 31 दिसंबर को कंप्लीट हुई है। तो अगर मैं उस साल में देखूं कितने महीने की डेप्रिसिएशन लगने वाली है, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने की। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इस 7 लाख को
मेरे को 20 साल में डेप्रीशिएट करना है, बट इस साल की कितनी डेप्रीशिएशन है, सिर्फ और सिर्फ 3/12 वर्सेस 21 लाख को मेरे को कितने सालों में डेप्रीशिएट करना है, 40 सालों में, और इसमें कितनी है, सिर्फ 3/12। तो यहाँ पे मेरा क्या आंसर आ जाता है जी, 7 लाख डिवाइडेड बाय 20 इंटू 3/12। मेरी कितनी डेप्रीशिएशन आ रही है लगने वाली, 8750। और यहाँ पर कितनी आ रही है मेरी, इंटू में अगर 3 गुना भी कर दूं तो मेरी कितनी आ रही है जी, 21 लाख डिवाइडेड बाय 40 इंटू 3/12। तो ये कितना आ गया, 13,125। तो मेरी टोटल डेप्रीसिएशन इस साल कितनी लगने वाली है, 21,875। मेरी इस बिल्डिंग की वैल्यू थी कितनी, देखो एट द एंड में टोटल फैक्ट्री की ही लिखूंगा। तो मेरी टोटल कितनी थी जी, 58 लैक्स की थी। उसमें से 21,875 मैं क्या करूंगा जी, माइनस कर दूंगा। तो 58 लाख माइनस 21,875, तो मेरी बिल्डिंग की वैल्यू क्या बन गई, 5,778,125। 5,778,125 मेरी क्या बन गई है जी बिल्डिंग की वैल्यू, क्या मेरे पास है, यस, 5,778,125 इज माई बिल्डिंग की वैल्यू। ठीक है जी, चल सकते हैं जी आगे। चलिए, केस सिनेरियो नंबर 30th। कहता केसर लिमिटेड, a company engaged in the various business activities, has decided to initiate a share buyback on 1st April 23। वो कहता वो एक शेयर बायबैक कर रहा है 1st April 23 पे। द कंपनी प्लान्स टू रीपरचेज 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्राइस ऑफ ₹20 ईच। वो 10 रुपए का एक शेयर 20 रुपए में बायबैक करना चाहता है। कहता दिस बायबैक इज इन द कंप्लायंस विद द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसको गारंटी कह रहा है कि भैया कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड द रेजोल्यूशन भी पास कर ले। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। कहता एज अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल अरेंजमेंट उसको बैंक बैलेंस में से पेमेंट वगैरह करनी है फॉर द रीपरचेज। मैंने कहा चलो ठीक है। कहता हेयर इज अ स्नैपशॉट। कहता शेयर कैपिटल के पास कितनी पड़ी है, 10 रुपए के हिसाब से 12.5 लाख की, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1,25,000 उसके पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर है। कहता रिजर्व एंड सरप्लस, कहता सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़ा है 2.5 लाख का, प्रॉफिट एंड लॉस पड़ा है 1,25,000 का, और रेवेन्यू पड़ा है 15 लाख का। उनका चलो ठीक है। कहता लॉन्ग टर्म बोरोइंग पड़ी है ये और ये, ओके। लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी भी दिया हुआ है। कहता ऑथराइज शेयर कैपिटल भी इतनी ही है। मैंने कहा चलो ठीक है, ओके। अब बताओ करवाना क्या है। कहता एज पर शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट बताओ कितने शेयर बायबैक हो सकते हैं, एज पर शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट क्या कहता है कि जितने शेयर आपके पास आउटस्टैंडिंग पड़े हैं उसका 25% आप बायबैक कर सकते हो। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 1,25,000, तो मैं 1,25,000 ही क्या कर पाऊंगा, बायबैक कर पाऊंगा। तो ये कितना आ गया जी, 31,250। तो मैं कितने शेयर बायबैक कर पाऊंगा, 31,250 एज पर शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। ठीक है जी। फिर कहता है एज पर रिसोर्स टेस्ट बताओ कितने शेयर हो जाएंगे। तो रिसोर्स टेस्ट क्या कहता है आपका, रिसोर्स टेस्ट कहता है कि आपका जितना भी शेयर होल्डर फंड है उसका 25% आप बायबैक कर सकते हो। तो शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस एसपीआर। मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 12.5 लाख है। प्रेफरेंस शेयर अपने पास कोई है नहीं। फ्री रिजर्व्स कौन से होते हैं, मेरा पी एंड एल, रेवेन्यू रिजर्व एंड जनरल रिजर्व। तो मेरे पास क्या पी एंड एल है, हाँ, 1,25,000 और 15 लाख। तो मैं अपने कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ, 12.5 लाख प्लस फ्री रिजर्व्स क्या क्या है मेरे पास, 1,25,000 प्लस 15 लाख प्लस एसपीआर प्लस 2.5 लाख। तो मेरा टोटल आ गया जी 17,75,000। कहता इसका 25% ही मैं यूज कर सकता हूँ रिसोर्स टेस्ट कहता है। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 4,43,750। तो मैं सिर्फ इतना पैसा ही यूज कर सकता हूँ। तो एक शेयर कितने का है जी, 20 रुपए का। तो मैं इसको डिवाइड कितने कर दूंगा, 20 से। मेरा क्या आंसर आ रहा है जी, 12.5 लाख कितने पे प्राइस पे, दिस परचेज 20 रुपए पे, सॉरी। तो ये आ गया मेरा 12.5 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस में 2.5 लाख
प्लस 1,25,000 प्लस रेवेन्यू रिजर्व है जी 15 लाख। इसका मैं कितना यूज कर, सॉरी मेरा जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 31,25,000, नॉट जो मैंने पहले बताया था, मेरा आ रहा है 31,25,000। इसका सिर्फ 25% ही मैं यूज कर सकता हूं, तो मेरा कितना आ गया 7,81,250। मेरा टोटल कितना आया है इन दोनों को मिला के, मेरा आ रहा है जी 31 लाख मेरा आ रहा है 31,25,000। ठीक है, इसका मैं 25% यूज करूंगा, मतलब मैं कितना यूज करने वाला हूं 7,81,250। नाउ 20 रुपए का एक शेयर है, तो कितना मैं कर सकता हूं, मेरा आंसर आ रहा है 39062.5। अब यहां पर आपको राउंडिंग ऑफ हायर नंबर पर नहीं करना कभी भी शेयर्स पे, क्योंकि आपका परमिजिबल कितना है, आप सिर्फ 62.5 शेयर्स बायबैक कर सकते हो, आप 63 शेयर्स बायबैक नहीं कर सकते। तो आपको क्या लेना है, इसमें नीचे वाला नंबर लेना होगा शेयर्स में। तो ये कितना आ जाएगा 39,062। तो मेरा क्या आंसर आ गया 39,062। फिर कहता है एज पर डेट इक्विटी बताओ कितना बायबैक कर सकते हो। तो डेट इक्विटी में क्या कहता है कि भैया जो आपका आफ्टर बायबैक आपका डेट अपॉन इक्विटी कितना होना चाहिए, डेट आपका डेट अपॉन इक्विटी होना चाहिए 2:1 होना चाहिए। मेरा टोटल डेट है कितना, मेरा टोटल डेट है 28,75,000 प्लस 16 16.5 लाख। 28,75,000 प्लस 16.5 लाख, तो ये मेरा कितना हो गया 45,25। ये कितना हो गया मेरा 45,25 डिवाइडेड बाय इक्विटी 2:1, मतलब मेरी इक्विटी कितनी होनी चाहिए बायबैक करने के बाद, एटलीस्ट मेरी इक्विटी कम से कम, इसका क्या टोटल सही है 28,75,000 प्लस 16.5 लाख, 45,25 डिवाइडेड बाय 2, मेरी इक्विटी होनी चाहिए 22,62,500। मेरी आफ्टर बायबैक इक्विटी होनी कितनी चाहिए 22,62,500 होनी चाहिए। ठीक है जी। अब जब आप डेट इक्विटी को बायबैक करते हो तो हमने क्या कर रखा है, अगर मैं अपने नोट्स से आपको बताऊं, नोट्स से आपको रिकॉल करवाऊं, तो जब मैं बायबैक खोलूंगा 170 पे, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मैंने आपको बताया भी था पिछले एक बार जब हमने क्वेश्चन किया था। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम अमाउंट फॉर बायबैक एंड सीआर कैलकुलेशन वो हमने निकाल ली 2262, भैया इतनी तुम्हारी होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। अपने को क्या करना है यहाँ पे, फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर एंड बायबैक प्राइस ऑफ द ईच शेयर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने कहा आफ्टर बायबैक मेरा इक्विटी कैपिटल कितना होना चाहिए 22,62,500, कम से कम भैया इतना तो रख लेना। एज ऑफ डेट मेरा टोटल कितना इक्विटी शेयर कैपिटल है, मेरा टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला, पिछले में निकाला था 31,25,000। एज ऑफ डेट मेरा है 31,25,000। वो कहता है कि भैया एटलीस्ट इतना तो रख ही लेना, कहता इतना तो आफ्टर बायबैक रख ही लेना। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि अच्छा फिर मैं यूटिलाइज कितना कर सकता हूँ 22,62,500। इसका मतलब मैं सिर्फ 8,62,500 ही यूज कर सकता हूँ, और मैं डिवाइड बाय क्या करूंगा फेस वैल्यू प्लस CRR 10 प्लस कितने का बायबैक करूँ 30, तो डिवाइडेड बाय कितना हो गया जी 30। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे 28,750। ये वाला जो मैंने मेथड डेट इक्विटी में यूज़ किया है ये अलग है उस मेथड से जो XY वाला ICI ने दे रखा है। अगर आपको ये मेथड समझना है तो आप बायबैक वाली मेरी रिवीजन वीडियो समझ लो, ये बहुत ही आसान मेथड है। XY तो बिल्कुल ही टाइम लगा देता है, ये बहुत आसान मेथड है जिससे कि आपका डेट इक्विटी का आंसर 1 मिनट के अंदर अंदर आ जाएगा। हमने करा क्या है, सबसे पहले मैंने निकाली डेट इक्विटी, मैंने निकाला कि अच्छा आज के टाइम में मेरा डेट इतना है, और बायबैक के बाद मेरी इक्विटी कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए, नहीं तो मेरी डेट इक्विटी रेशियो सरवाइव नहीं कर पाएगी। फिर मैंने कहा कि कम से कम इतना तो इक्विटी होना चाहिए। आज मेरा इक्विटी कितना है 31,25,000,
तो इसका मतलब है कि मैं इतना इक्विटी आज यूज कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैक्सिमम अमाउंट फॉर बायबैक एंड शेयर क्रिएशन, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं इतना अमाउंट यूज कर सकता हूं। डिवाइड मैं किससे करूंगा, अमाउंट फेस वैल्यू प्लस CRR, फेस वैल्यू प्लस बायबैक प्राइस। तो मेरी फेस वैल्यू थी 10, बायबैक प्राइस था 20, तो मेरा आंसर आ गया था कितना, 2875। कहता इन तीनों में से मिला के आप कितना बायबैक कर सकते हो। तो भैया ये आपको कहता था 31 कर लो, ये कहता था 39 कर लो, ये कहता है 28 कर लो, तो आप कौन सा कर पाओगे, 28 ही कर पाओगे। ठीक है जी, चल सकते हैं जी आगे। चलो केस सिनेरियो नंबर 31। केस सिनेरियो नंबर 31 क्या कहता है जी, आपको कहता है कुमार लिमिटेड, अ प्राइवेटली हेल्ड कंपनी, ऑपरेट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फाउंडेड इन 2008। कहता कंपनी हैज स्टेडीली ग्रो इन इट्स ऑपरेशन एंड एस्टैब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द मार्केट। कहता वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है और अपनी मार्केट में प्रेजेंस बना रही है। कहता एज ऑन 31 मार्च 2023, कहता कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी और डेट दोनों है। कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल है 30 लाख रुपए की, 10 रुपए का एक शेयर है, तो मतलब टोटल कितने शेयर हो गए जी, 3 लाख शेयर हो गए। कहता है रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है, कहता है उसके पास एक्यूमुलेटेड फंड्स पड़े हैं 49 लाख के। कहता है जिसमें जनरल रिजर्व है, SPR है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एंड रीवैल्यूएशन रिजर्व है। रीवैल्यूएशन रिजर्व वैसे हमारा फ्री रिजर्व नहीं होता एज पर बायबैक। ठीक है, पर देखते हैं इसने किसके लिए कहा है। कहता लोन फंड्स भी पड़े हैं कितने, 42 के। कहता बायबैक डिसीजन हुआ है, ओके। कहता कंपनी बायबैक करना चाहती है कितने पे, 30 रुपए पे। कहता सारा कुछ देखना है, ये सब करना है। अब कहता व्हाट इज द मैक्सिमम इक्विटी दैट नीड्स टू बी मेंटेन्ड, मिनिमम इक्विटी दैट नीड्स टू बी मेंटेन्ड अकॉर्डिंग टू डेट एंड इक्विटी। कहता कम से कम कितना इक्विटी भैया मेंटेन करना है आपको। तो मेरा डेट इक्विटी रेशियो आफ्टर बायबैक कितना होना चाहिए, 2:1। मेरा आज के टाइम पे डेट कितना है, 42 लैक्स का है। 42 अपॉन इक्विटी इज इक्वल टू 2:1। तो इक्विटी कितना होना चाहिए मेरा, 21 लाख का होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ गया जी मेरा आंसर, बी पार्ट, 21 लाख। ठीक है जी, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। कहता व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेड बायबैक फॉर द कुमार। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपको यहाँ पे वो लिख के दे रहा है कि आपको जो बायबैक बताना है वो सिर्फ डेट एंड इक्विटी से बताना है। ऊपर वाले केस सिनेरियो में उसने आपको डेट एंड इक्विटी का रेफरेंस दिया था, बट यहाँ पे उसने पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेड लिमिट। यहाँ पे उसने आपको कोई टेस्ट का नाम लिख के नहीं दिया, एज पर विच टेस्ट। तो यहाँ पर आपको तीनों टेस्ट करने पड़ेंगे, तब जाके आप इसका आंसर देना, नहीं तो आप नहीं दे पाओगे। वर्सेस थर्ड सिनेरियो में क्या कहा है, कहता कितने शेयर बायबैक कर पाओगे अकॉर्डिंग टू डेट इक्विटी रेशियो। तो यहाँ पे उसने स्पेसिफिकली रेशियो डाल के पूछ लिया, बट यहाँ पे उसने आपको रेशियो डाल के पूछा है क्या, नहीं। तो यहाँ पे आपको तीनों टेस्ट करके बताना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए तीनों टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो सबसे आसान सा टेस्ट कौन सा है, शेयर आउटस्टैंडिंग। तो मेरे शेयर कितने आउटस्टैंडिंग थे, 3 लाख। 3 लाख का 25% कितना होता है, 1.5 लाख और 75,000। तो फटाफट से व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेड बायबैक फॉर द इक्विटी शेयर। तो इसका मतलब सबसे पहले एज पर शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट में 75,000 शेयर्स बायबैक कर सकता हूँ। फिर आ गया जी मैं नेक्स्ट रिसोर्स टेस्ट में। रिसोर्स टेस्ट में मैं क्या करूँगा, अपनी शेयर कैपिटल को टोटल कर लूंगा। सबसे पहले मेरी शेयर कैपिटल है कितनी, 30 लाख के, तो भैया मेरे पास शेयर्स ही हैं। फिर प्लस मैं क्या कर दूंगा, 32,50,000। ठीक है जी, मेरा क्या है, जनरल रिजर्व SPR है 6 लाख का, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस है 4,30,000 का। ध्यान रहे रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं इंक्लूड करना। ठीक है, मेरा कितना आ गया जी, ये सब कुछ करते कराते 72,80,000। इसका 25% मैं लूंगा, मेरा कितना आ गया जी, 18,20,000। मतलब मैं 18,20,000 यूज कर सकता हूं। और मैं एक शेयर कितने पे बायबैक कर रहा हूं, 30 पे, तो डिवाइडेड बाय 30। तो मतलब मैं एज पर दिस टेस्ट 60,666.67 शेयर्स बायबैक कर सकता हूं। अब मैं आ जाता हूं जी डेट इक्विटी पे। डेट इक्विटी में मिनिमम टू मिनिमम मेरी इक्विटी होनी चाहिए थी 21 लैक्स की। एज ऑफ डेट मेरी इक्विटी है कितनी, 72,80,000 की। तो मतलब मैं बाकी का सारा पैसा यूज कर सकता हूँ 21 लाख। तो इसको माइनस करके मेरा कितना आ गया, 51,80,000। कैसे आया, 72
7280 मेरा आज के टाइम पे है और 21 लाख मेरे को यूज़ कर सकता हूँ, तो मेरा कितना आ गया 5180,000। ठीक है जी, अब डिवाइड किससे करूँगा मैं? 5180 को मेरे को डिवाइड किससे करना है? फेस वैल्यू। व्हाट्स माय फेस वैल्यू? फेस वैल्यू मेरी कितनी है? 10 और बायबैक प्राइस कितना है? 30, तो डिवाइडेड बाय 40, तो ये कितना आ रहा है जी? 1,29,500। ठीक है, एज पर डेट इक्विटी मैं इतने शेयर क्या कर सकता हूँ जी? बायबैक कर सकता हूँ। कहता व्हाट इज द मैक्सिमम परमिटेड बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो उसने मेरे को इन अमाउंट पूछा है, तो इसमें से कितना मिनिमम आ रहा है? 60,666 इंटू कितना? 30। ये तो कुछ और ही आ गया, क्या दिक्कत हो गई है यहाँ पे? दोबारा से कर लेते हैं। क्या है जी मेरा? 30 लाख की मेरी शेयर कैपिटल है, प्लस 32,50,000 प्लस 6 लाख प्लस 4,30,000। इसका मेरे को कितना यूज़ करना है? सिर्फ और सिर्फ 25% तक ही यूज़ कर सकता हूँ, तो मतलब 18-20 ही यूज़ करना है। तो एक कितने का है? एक है जी 30 का। ये मेरा क्यों पॉइंट्स में आ रहा है आंसर? हाँ जी, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ये ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर्स, यहाँ पे क्या लिखा है उसने? व्हाट इज द मैक्सिमम परमिजिबल बायबैक डेट इक्विटी? यहाँ पर तो बिल्कुल ही गलत हिसाब से कर रखा है इन्होंने। यहाँ पर उसने सिर्फ और सिर्फ डेट इक्विटी से सॉल्व कर रखा है, बट यहाँ पे उसने बोला ही नहीं है कि डेट इक्विटी से करना है, उसने तो मैक्सिमम परमिजिबल लिमिट ही कर रखा है। ये बिल्कुल ही गलत कर रखा है उन्होंने। आपको यहाँ पर अगर पेपर में वो कुछ नहीं कहता तो आपको तीनों टेस्ट करके आने के, उसने यहाँ पे लिखा है सिर्फ और सिर्फ डेट इक्विटी टेस्ट करना है, नहीं, पर भाई साहब ने आंसर कैसे निकाल रखा है? सिर्फ डेट एंड इक्विटी करके। तो अगर मैं डेट एंड इक्विटी टेस्ट लगाऊं तो मेरे कितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक हो रहे हैं? 1,29,500। तो अगर मैं 1,29,500 जो मेरे शेयर एज पर डेट इक्विटी बायबैक हो रहे हैं, अगर मैं इनको इंटू 30 कर दूं तो ये आ रहा है 3885। तो आंसर ये आ रहा है, बट ये बिल्कुल गलत आंसर है। ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे तो बिल्कुल ही ब्रीच हो रही हैं चीज़ें। तो यहाँ पे आपको ICI लिख लो, ये बिल्कुल ही बेकार चीज़ है। ठीक है जी। नाउ हाउ मेनी शेयर्स ऑफ कुमार कैन बी बॉट एट ₹30 अकॉर्डिंग टू डेट एंड इक्विटी? वो तो हमने निकाल ही लिया 1,29,500। बट आपको तीनों टेस्ट कर जब तक आपको कुछ बोला ही नहीं गया अब यह कौन सा लगाना है, अब आप कहोगे सर ऊपर भी डेट इक्विटी है, यहाँ पे भी डेट इक्विटी है, तो ये भी डेट एंड इक्विटी होगा। ऐसे थोड़ी होता है। जब हमने पिछला क्वेश्चन किया था वहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा था, बट हमने तो तीनों टेस्ट लगा के किया था। तो यहाँ पे आपके ICI में ये बड़ी बड़ी दिक्कत है कि सिनेरियोज में, एक पीछे थी लीजिस वाले में, एक ये है और एक आगे जाके भी आपको मिलने वाली है। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा ध्यान से कर लेना इस केस सिनेरियो को। केस सिनेरियो नंबर था 31। चल सकते हैं जी आगे। केस सिनेरियो नंबर 32। कहता सुपर लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ अ फॉलोइंग समराइज्ड बैलेंस शीट। उसने आपको बैलेंस शीट दी है जिसमें उसने आपको इक्विटी शेयर दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, रेवेन्यू रिजर्व है, SPR है, प्रॉफिट एंड लॉस है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है। ये मेरा फ्री रिजर्व नहीं होता। सिक्योर्ड लोन दे रखे हैं, लोन दे रखे हैं, और PPE दे रखा है, और करंट एसेट दे रखे हैं। कहता सुपर लिमिटेड इज प्लानिंग टू बाय बैक 35,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन 1 अप्रैल 2024। वो 35,000 शेयर्स बायबैक करने की सोच रहा है 30 रुपए के एज ऑन 1 अप्रैल 2024। कहता बायबैक ऑथराइज है एंड द पेमेंट विल बी मेड यूजिंग द कंपनीज बैंक बैलेंस। हमने कहा चलो ठीक है। कहता बताओ एज पर दी कंपनी वो कितने शेयर बायबैक कर सकता है? हमने कुछ पढ़ा हुआ है कुछ 25% के हिसाब से। 25% किसका ये नहीं पता। अब यहाँ पे देखो 20, 25, 25, 25, तो 20 तो है नहीं, ये तो मेरे को पता ही है। अब यहाँ पे है 25% ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, 25% ऑफ शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या किया है? शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। हम रिजर्व्स को भी तो इंक्लूड करते हैं ना 25% में। तो इसका मतलब सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं है, ये क्या है? इट इंक्लूड्स रिजर्व्स एज वेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी मेरा? बी पार्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट कहता हाउ मेनी एज पर दी
शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट आप कर सकते हो बायबैक। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं कितने, 17 लाख। टोटल है 10 रुपए का एक है, तो कितना हो गया 1,70,000। तो इसका 25% मैं बायबैक कर सकता हूँ, तो ये कितना हो गया जी 42,500 आंसर आ गया। अब कहता है एज पर रिसोर्स टेस्ट कितना कर सकते हो, तो मेरे पास रिसोर्सेज हैं क्या क्या, ये है ये है ये है ये है, ये चार ही मेरे पास रिसोर्सेज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड तो मेरा स्पेसिफिक रिजर्व हो जाता है, ये आएगा नहीं। तो ये कितना हो गया 17 लाख प्लस 23,50,000 प्लस 2.5 लाख प्लस 2 लाख, ये मेरे सारे रिसोर्सेज हो गए। तो मैं इनका सिर्फ और सिर्फ 25% ही यूज़ कर सकता हूँ। तो इन सबको टोटल करके मेरा बनता है जी 45 लाख। इसका मैं 25% कर लेता हूँ, कितना हो गया जी 11,25,000। और एक शेयर में कितने पे बाय बैक कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 30। तो मेरा आंसर क्या आ गया जी 37,500। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया 37,500। कहता है एज पर डेट इक्विटी बताओ, तो भैया डेट इक्विटी में मेरे पास टोटल डेट है कितना, मेरे पास है 38 लाख प्लस 8,50,000, 38 लाख प्लस 8,50,000। तो ये कितना हो गया जी 46,50,000 का टोटल डेट हो गया मेरा। तो मेरे को क्या निकालना होता है, डेट अपॉन इक्विटी शुड बी माई 2:1। तो इसका मैं देखूंगा कि भैया व्हाट इज द मैक्सिमम इक्विटी, मेरे पास कम से कम मिनिमम इक्विटी मेरे पास कितनी होनी चाहिए। तो मैंने देखा डेट अपॉन इक्विटी मेरी होनी चाहिए 2:1। डेट है मेरा 4650 अपॉन इक्विटी इज इक्वल टू 2:1। इक्विटी है जी मेरी कितनी 23,25,000 तक मेरी इक्विटी होनी चाहिए आफ्टर बायबैक। बट मेरी टोटल इक्विटी है कितनी 45 लाख की है। तो इसका मतलब मेरे पास कितना स्कोप बच गया है 45 लाख माइनस, मेरे पास टोटल कितना स्कोप बच रहा है 21,75,000 को यूज करने का। मैं क्या कर दूंगा फेस वैल्यू प्लस बायबैक प्राइस डिवाइडेड बाय इसको कर दूंगा 40। तो मेरा आंसर क्या बन गया 54,375। तो मेरा कितना आ गया जी 54,375 आंसर आ गया। ये कैसे आया, डेट अपॉन इक्विटी देख लो जी कितना है, इतना होना चाहिए। मेरी इक्विटी इतनी होनी चाहिए 23,25,000। मेरी इक्विटी है कितनी 45 लाख। तो मेरे पास एक्स्ट्रा इक्विटी कितनी है 21,75,000। तो डिवाइड बाय क्या कर दूंगा मैं शेयर का, अगर देखोगे मैक्सिमम इक्विटी कौन फेस वैल्यू प्लस बायबैक प्राइस। तो मेरे 21,75,000 डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू 10 है और प्लस 30 कर रहा हूं मैं। तो मेरा क्या आ रहा है जी आंसर 54,375। ठीक है चल सकते हैं जी आगे। केस सिनेरियो नंबर 3 कहता है अंशुल मैन्युफैक्चरर्स परचेज्ड 20,000 kgs of raw material at 1,70,000 kgs per kg। कहता डायरेक्ट ट्रांजिट कॉस्ट इंक्लूड्स 5 लाख एंड द नॉर्मल ट्रांजिट इज लॉस इज 3%। तो कहता जितना भी आप सामान खरीदते हो उसका 3% तो लॉस होना ही होना। मैंने कितना सामान खरीदा है 20,000 का, तो मेरे को पता है 3% लॉस होना है, मतलब 600 का तो लॉस होना ही होना है। तो अगर मैंने 20,000 का सामान खरीदा है उसमें से पता है 600 का नॉर्मल लॉस होना ही है, तो मतलब मेरे को 19,400 का सामान मिल जाना चाहिए। बट मेरे को मिला कितना है सिर्फ और सिर्फ 19,000 का। तो इसका मतलब क्या हो गया 400 केजीज का एबनॉर्मल लॉस। क्या हो गया जी एबनॉर्मल लॉस। कहता ड्यूरिंग द ईयर इट कंज्यूम्ड 17,600। मेरे को आया कितना है 19,000, मैंने कंज्यूम कितना कर लिया 17,600। 19,000 माइनस 17,600, तो ये कितना आ गया जी। इसका मतलब है कि 1,400 का मेरे पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी बच गया होगा, ये मैंने निकाल लिया क्योंकि मेरे को मिल रहा था। कहता फर्दर इंफॉर्मेशन क्या है, परचेज प्राइस में 15 रुपए पर केजी तो जीएसटी ही है, तो 170 में 15 रुपए जीएसटी है और 155 नॉर्मल है। और कहता है ये जो जीएसटी है ना इसका पूरा क्रेडिट अलाउड है। तो अगर पूरा क्रेडिट अलाउड है तो मेरे को माइनस कर देना चाहिए। तो इसका मतलब है कि मेरा परचेज प्राइस नेट नेट कितना बच रहा है 155। कहता अज्यूम देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक, आंसर द फॉलोइंग, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। सबसे पहले उसने आपको कॉस्ट पूछी। अब ये क्या बेहुदा सवाल है कॉस्ट पूछना, क्यों, क्योंकि भैया आपने कॉस्ट भी करी है प्लस आपने कुछ खर्चा भी करा है। डायरेक्ट ट्रांजिट कॉस्ट आपने 5 लाख रुपए भरी है। तो सबसे पहले मैंने कितना सामान खरीदा था 20,000, 20,000 केजीज मैंने सामान खरीदा था इनटू
मैंने कितने केजी सामान खरीदा था जी? 20,000 किलो सामान खरीदा था। हाँ, मेरे को पता है 600 का आपका नॉर्मल लॉस है, बट मैंने पेमेंट तो 20,000 की करी थी। तो 20,000 की करी थी तो 20,000 के हिसाब से 155, क्योंकि 15 रुपये मेरा जीएसटी में चला गया। कितना आ गया जी ये? 31 लाख। फिर कहता 5 लाख मैंने ऊपर भरा है ट्रांजिट कॉस्ट का, तो मेरे वैल्यू कितनी हो गई जी? 36 लैक्स। ठीक है जी। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक? अब जो मेरी 36 लाख की टोटल वैल्यू है, इसको मैं डिवाइड बाय किससे करूंगा? 19,400 से। क्यों? क्योंकि मेरा तो नॉर्मल, क्योंकि तो मेरा नॉर्मल लॉस भी था। तो 36 लाख डिवाइडेड बाय 19,400, तो पर केजी मेरी कितनी वैल्यू आ गई? 185.8, 185.5 मेरी क्या आ गई? पर केजी की वैल्यू आ गई। और मेरा क्लोजिंग स्टॉक बचा कितना हुआ है? 1400। तो मैं क्या कर दूंगा? इंटू 1400। तो मेरा आंसर क्या आ गया? 259,793। 259,700 ये मेरा अप्रॉक्स बन रहा है आंसर क्लोजिंग स्टॉक का। ठीक है जी। व्हाट इज द पर केजी कॉस्ट? तो पर केजी कॉस्ट तो हमने यहाँ पे निकाल ही लिया, तो ये क्या आ गया आपका? 185.5। नेक्स्ट कहता व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस? मेरा एबनॉर्मल लॉस है कितना? 400 किलो का, और कितना आ गया? 185.5। तो इसको मैं कितने से कर दूंगा? 400 इंटू 185.5, तो मेरा कितना आ गया जी? 74। 200 अप्रोक्सीमेटली 185.5 इंटू 400, ये 400 ही मेरा अब नॉर्मल लॉस है ना, तो ये मेरा अब नॉर्मल लॉस आ गया। ठीक है जी, चल सकते हैं जी आगे। नाउ केस सिनेरियो नंबर 34 कहता है 10% प्रेफरेंस शेयर्स। आजाद लिमिटेड हैज़ अ फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। 10% प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं जी आपको। इक्विटी शेयर दे रखा है 10 रुपये का। 10% प्रेफरेंस शेयर 10 रुपये का है। इक्विटी शेयर भी 10 रुपये का है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 1000। एसपीआर दे रखा है, जनरल रिजर्व, कैश, इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में आपको दे रखा है 3,000 की इन्वेस्टमेंट है, बट उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 1500। ओके, ये इसकी बुक वैल्यू है और ये इसकी मार्केट वैल्यू है। कहता था कंपनी डिसाइड टू रिडीम ऑल इट्स प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10% एंड बाय बैक 25% ऑफ द इक्विटी शेयर्स। कहता था कंपनी डिसाइड कि वो सारे के सारे अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर देगी और 25% अपने इक्विटीज को भी रिडीम कर देगी। कहता है इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू द मार्केट वैल्यू ऑफ 1000 हैव बीन सोल्ड फॉर 3000 लाख एंड उन्होंने एक बैंक लोन भी ले लिया है 2000 का। कहता व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज द P&L ऑन द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट? आपने कितने की इन्वेस्टमेंट बेची है? कहता उतनी इन्वेस्टमेंट बेची जिनकी मार्केट वैल्यू 1000 है। अगर 1500 की मार्केट वैल्यू की बुक वैल्यू 3000 है, तो 1000 की क्या है? 3000 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 1000। मतलब आपने वो इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू 2000 है, आपने वो बेच दी है। हाँ, कितने की? 3000 की। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपको 1000 का प्रॉफिट हो गया। जिस इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 2000 है, आपने वो 3000 की बेच दी। देखो, हमको यहाँ पे मार्केट वैल्यू नहीं देखनी होती, हमको यहाँ पे बुक वैल्यू देखनी होती है, क्योंकि हमको ये देखना होता है कि मेरी बुक्स में उस इन्वेस्टमेंट कितनी पड़ी है। तो मेरी बुक्स में वो इन्वेस्टमेंट कितने की पड़ी है? 2000 लाख की पड़ी हुई है, और मैंने बेची कितने की है? 3000 की। तो 1000 लाख का मेरे को क्या हो रहा है जी? प्रॉफिट। कहता था सिक्योरिटी प्रीमियम अवेलेबल फॉर द बायबैक आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर। कहता कितना एसपीआर अवेलेबल होगा आफ्टर द बायबैक ऑफ द प्रेफरेंस शेयर? तो अगर मैं देखूं मेरे पास कितना है, मैंने 10% ऊपर करे हैं, तो मैंने 2500 के टोटल प्रेफरेंस शेयर थे, मैंने 10% ऊपर मतलब 2750 के प्रेफरेंस शेयर्स मैंने रिडीम कर दिए हैं। मेरे पास एसपीआर पड़ा कितना हुआ है? 800 का। इस 800 में से मैं 250 का जो प्रीमियम उसमें पे किया है वो निकाल दूंगा, तो मेरा कितना बन जाएगा जी? 550 बन जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया जी? 550 आंसर आ गया। कैसे? क्योंकि 800 का तो एसपीआर मेरे पास पड़ा ही है, 250 का मैं जो प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर पे जो मैं प्रीमियम दे रहा हूँ वो माइनस कर दूंगा, तो मेरा आंसर कितना आ गया जी? 550। ठीक है जी। नेक्स्ट कहता है कैश बैलेंस कितना रह गया आफ्टर बायबैक? सबसे पहले आपके पास कैश पड़ा कितना था? मेरे पास कैश पड़ा था 1650 का। 3000 की मैंने एक इन्वेस्टमेंट बेच दी थी और 2000 रुपया मैंने बैंक लोन रेज कर लिया था, मतलब मेरे पास टोटल इतना पैसा आ गया।
अब जब मैंने प्रेफरेंस शेयर को बायबैक किया, रिडीम किया, तो 2500 के थे, मैंने 10% ऊपर किया तो ये कितना हो गया 2750, इतने पे मैंने किया। और मेरा बायबैक भी कितना हो गया, अगर मैं बायबैक की बात करूं तो ये मेरा कितना है, मैंने 25% बायबैक किया है, कितने पे, 15 रुपए पे। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं कितने, 10 रुपए का एक शेयर है 8000, तो टोटल 800 शेयर है मेरे पास। 800 शेयर मैंने 15 रुपए के हिसाब से बायबैक कर लिए, तो ये कितना हो गया जी मेरा 1500 इंटू 800, 15 × 800 कितना हो गया जी, ये मेरा कितने पे निकल गया है, 800 शेयर का 15 इंटू 25%, क्योंकि मैंने 25% शेयर बायबैक किए हैं, 25% ही करे हैं ना, हाँ जी 25% ही करे हैं, तो कितना आ गया जी मेरा आंसर 3000। अब ये मेरा कैश बैलेंस बच गया, कितना बच गया जी 1650 प्लस 5000 माइनस 2750 माइनस 3000, कितना बच गया 900। क्या मेरा 900 आंसर आ गया? यस, मेरे पास 900 आंसर है। ठीक है जी, चल सकते हैं जी आगे। नेक्स्ट कहता ऑन 1 अप्रैल 2022 हेलो लिमिटेड अप्रोच द सॉफ्टवेयर कंपनी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सैप ईआरपी। ठीक है, कहते 1 अप्रैल को हेलो लिमिटेड ने कहा क्यों ना हम सैप ईआरपी कर देते हैं। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, क्या टेंशन है। कहता था कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वॉज 25 लाख। कहता सैप को इम्प्लीमेंट करने का खर्चा कितना है 25 लाख, और टाइम लगेगा जी 15 महीने। उन्होंने कहा ठीक है। कंपनी वॉज रिक्वायर्ड टू पे 1 लाख एनुअली फॉर द मेंटेनेंस एंड द नॉर्मल अपग्रेडेशन ऑफ ईआरपी। कहता जो आपने 25 लाख तो चलो पहले इम्प्लीमेंटेशन का पे करना है, फिर हर साल 1-1 लाख रुपया आपको मेंटेनेंस के लिए पे करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है। कहता था इम्प्लीमेंटेशन वर्क स्टार्टेड इन जून 2022 एंड कुड नॉट बी फिनिश्ड इन 15 मंथ्स। कहता जून 22 में हमने शुरू कर लिया, बट 15 महीनों में ना ये काम खत्म नहीं हो पाया। कहता ये काम पता है कब जाके खत्म हुआ है, मई 24 में। शुरू कब किया था, जून 22 में, खत्म कब हुआ, मई 24 में। कितने महीने लग गए, 23 महीने लग गए। बात कितने की हुई थी, 15 महीने की। हमने कहा चलो ठीक है। कहता जो ये डिले हुआ है ना, इसकी वजह से वेंडर कहता है यार आप एक काम करो, 2 लाख रुपए मैं आपको रिफंड कर देता हूँ, हमारी गलती थी। आपने वेंडर को पे कितना करना था, 25 लाख, 2 लाख उसने रिफंड कर दिया। तो इसका मतलब है कि आपका मोटा मोटा ईआरपी को इम्प्लीमेंट करने का खर्चा कितना आ गया जी, 23 लाख आ गया। क्या था कंपनी रिकॉग्नाइज द इंटेंजिबल एसेट सैप ईआरपी ऑन सितंबर 23, 15 महीने फ्रॉम द जून 22। कहता देखो हमने आपको कॉन्ट्रैक्ट कब दिया था, जून 22 में। आपका 15 महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो आपका इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए था सितंबर 23 तक, बट हुआ कब है जाके, मई 24 में। कहता भैया मैं तो इस साल ही इंटेंजिबल एसेट बना लूंगा, क्योंकि मेरी बात कब हुई थी, 15 महीने के बाद। क्या ये सही कर रहा है वो, उसने 15 महीने बाद ही कर लिया। अभी तो भैया इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं है, अभी तक तो सैप आपकी कंपनी में आया ही नहीं है, अभी आप इसको कैसे इंटेंजिबल एसेट दिखा सकते हो, ये गलत है। आपको इंटेंजिबल एसेट तब दिखाना होता है जब आप पर उसका कंट्रोल आ जाता है, अभी तो आपके पास कंट्रोल ही नहीं आया उसका। तो यहां पर तो मेरे को पता ही लग रहा है ये गलत है। आपको कहां पर रिकॉग्नाइज करना चाहिए था एज अ इंटेंजिबल एसेट, मई 24 में। अब सर ये इंटेंजिबल एसेट है ही क्यों, देखो सैप है आपका सॉफ्टवेयर है, आपको आगे जाके ये बेनिफिट देगा, आपकी अकाउंटिंग स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे। तो ये आपका इंटेंजिबल एसेट है। जैसे कि आपका कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, जैसे टैली है, बाकी सारी चीज़ें हैं, वो आपका इंटेंजिबल एसेट होती हैं। तो इसमें भी मैं क्या कर दूंगा, मई 24 में इसको क्या कर दूंगा, दिखा दूंगा, उसको रिकॉग्नाइज करूंगा मई 24 में। सितंबर 23 में किया है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, चलो। कहता आफ्टर 2 years कंपनी गॉट द सैप ईआरपी मोर अपग्रेडेड विद द लेटेस्ट वर्जन एंड द एडिशनल फीचर एंड द फंक्शन व्हिच हैज इंक्रीज्ड इट्स स्पीड इंक्लूडिंग द यूजेज फॉर 7 लाख। कहता उन्होंने 7 लाख रुपए और खर्चा किया, यूजेज बढ़ गई और फीचर्स आ गए, फटाफट से सारा काम हो रहा है। हमने कहा चलो ठीक है। कहता सबसे पहले कहता ऑन विच डेट इंटेंजिबल एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। कहता किस दिन रिकॉग्नाइज करना है, आपने जून 22 में इंप्लीमेंटेशन शुरू करी है, आपने अप्रोच किए कब किया था, 1 अप्रैल को। क्या आपको 1 अप्रैल को ही रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, नहीं। जिस दिन काम शुरू हुआ उस दिन कर लेना चाहिए, नहीं। कहता सितंबर 23 जहां पे उसने ऑलरेडी कर लिया है, कहता तब कर लेना चाहिए। मैंने कहा यार बिल्कुल गलत है, आपको तो उस दिन करना चाहिए जिस दिन एक्चुअली में
वो आपकी कंपनी में आ जाता है। तो आपकी कंपनी में कब आया है? मई 24 पे। ठीक है जी। कहता है एट व्हाट अमाउंट द सैप शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इनिशियली। आपको 25 लाख का था, 2 लाख आपका रिफंड हो गया, तो आपको कितने का रिकॉग्नाइज करना चाहिए था? वो 23 लाख का। तो यहाँ फिर कितना आ जाएगा? 23 लाख का, क्योंकि 25 लाख था, 2 लाख आपने रिफंड कर दिया। इनिशियल रिकॉग्निशन की बात कर रहा है वो, इनिशियली। अभी 7 लाख की तो बात हुई नहीं है, इनिशियल की बात चल रही है अभी तक। ठीक है जी। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए? देखो आपने कितने सालों बाद कराया है? 2 सालों के बाद। ये आपकी सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होगी। इनिशियली तो तब होगा ना जब लग गया सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर लगने पे कितना खर्चा आया, कितना आप कैपिटलाइज करोगे? 23 लाख। कहता हाउ शुड द एनुअल मेंटेनेंस बी अकाउंटेड फॉर। जो आप 1-1 लाख रुपया हर साल उसको पे कर रहे हो, कहता उसको कैसे अकाउंट फॉर करें? कहता जो आप हर साल 1-1 लाख रुपया पे कर रहे हो, कहता उसको कैसे अकाउंट फॉर करें? उसको कैपिटलाइज कर दे? नहीं जी, आप हर साल रेकरिंग खर्चा पे कर रहे हो, तो वो क्या होगा? आपका एक्सपेंस आउट होगा। तो यहाँ कैपिटलाइज नहीं होगा। इट शुड बी रिकॉग्नाइज सेपरेटली। मैंने कहा ये भी गलत है। इट शुड रिकॉग्नाइज एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस एनुअली। हाँ ये ठीक है, नो अकाउंटिंग तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है जी। कहता है ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन हाउ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड विल बी अकाउंटेड। कहता जब जब इम्प्लीमेंटेशन चल रही थी, जून 22 से लेकर मई 24 तक, तो जो आप खर्चा करते जा रहे थे, कभी 2 लाख दे दिया, कभी 5 लाख दे दिया, कभी 8 लाख दे दिया, आप सामने वाले को दोगे ही ना 25, जो 23 लाख हमने पे किया। तो कहता वो जो खर्चा आप कर रहे हो उसको कैसे अकाउंट फॉर करना है? क्या उसको P&L बनाना है? नहीं। It will be recognized as a intangible asset under development. It will be disclosed in the accounts and recognized when complete, and it will be recognized as a PPE. तो आप इसको क्या दिखाओगे? इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, क्योंकि ये आपका इंटेंजिबल एसेट बन रहा है एंड दैट इज अंडर डेवलपमेंट। ठीक है जी, समझ में आ गया जी? चल सकते हैं। नाउ फोर्थ 36th केस सिनेरियो नंबर 36। कहता फ्लाई लिमिटेड मेड अ सेल ऑफ 7 lakhs to Wings International in May 23 and recognized a trade receivable। कहता है and recognized a trade receivable which was initially recorded at a prevailing exchange rate on the date of sale। कहता transaction recorded is $1 at 79.4। कहता the company took a loan from the US for rupees 10 lakh in December 23 which was initially recorded at a prevailing exchange rate on the this date। कहता ऑन 31 मार्च एक्सचेंज रेट है ये। अब हुआ क्या है, आपने सेल भी करी है, ट्रेड रिसीवेबल बन गया और आपने लोन भी लिया है। कहता आपने सेल कितने की करी है? 7 लाख रुपए की। किस दिन करी है? जिस दिन आपका डॉलर चल रहा था 79.4। कहता और 31 मार्च को आपका डॉलर कितना हो रहा है? 83.3। ठीक है, सबसे पहले तो ये एक ट्रांजैक्शन है। अब आपने बाहर सेल करी है कितने की? 7 लाख रुपए की। ठीक है जी। अब जिस दिन आपने सेल करी उस दिन डॉलर का रेट क्या चल रहा था? 79.4। तो आपने जो 7 लाख की सेल करी है, ये कितने डॉलर की सेल करी है? ये तो उस दिन पता लग गया होगा 79.4। तो आपके कितने डॉलर हो गए? 8816.12 डॉलर्स। ये आपके डॉलर्स हैं। कहता व्हाट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ऑन 31 मार्च 24। क्या ये आपका मॉनेटरी आइटम है ट्रेड रिसीवेबल? यस मॉनेटरी आइटम है। अगर ये मॉनेटरी आइटम है तो इसका रेट चेंज होगा लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हाँ होगा। तो आज लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर पे इसका क्या रेट चल रहा है? 83.3। तो आप क्या करोगे? 8816.2 इंटू 83.3, तो इंटू 83.3 कर देंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? 734382। तो मेरा कितना बैलेंस हो गया? 734383 अप्रॉक्सीमेटली मेरा इतना आंसर आ जाना चाहिए। कहता व्हाट इज द रिपोर्टिंग डिफरेंस? गेन है कि लॉस है? भैया तुमने तो 7 लाख का सामान बेचा था, आज तुम्हारा ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया? 7,34। तो आपको तो 34,382 का तो फायदा हो गया ना यार। तो आप क्या बोलोगे? लॉस लॉस तो है ही नहीं, गेन कितना हो गया? 34,383। ठीक है जी। कहता व्हाट विल बी द बैलेंस ऑफ लोन ऑन 31 मार्च 24। आपने जिस दिन लोन लिया था कितने का लिया था? 10 लाख का। उस दिन आपका रेट कितना चल रहा था? 81.8। आपने लोन कितना लिया था जी? 10 लाख डिवाइडेड बाय 81.8।
1। तो आपने कितने डॉलर का लोन ले लिया? 10 लाख डिवाइडेड बाय 81.1। आपने कितने डॉलर का लोन लिया है? 12,330 डॉलर का लोन लिया है आपने। जिस दिन आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो उस दिन कितने का हो गया? 83.3। तो मैं क्या कर दूंगा इसको इंटू 83.3 इंटू 83.3। आपके लोन की वैल्यू कितनी होगी? 10,27,127। आपने 10 लाख का लोन लिया था, आज लोन की वैल्यू कितनी हो गई? 10,27,000। लोन ले रखा है, आपकी लाइबिलिटी है, ठीक है जी। तो कहता बैलेंस कितना हो गया? 10,27,127। ठीक है जी, तो मेरा आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट कहता व्हाट इज द रिपोर्टिंग डिफरेंस गेन और लॉस। भैया आपने 10 लाख का लोन लिया था, बैठे बैठे आपके लोन की वैल्यू कितनी हो गई? 10,27,000। आपकी लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, तो भैया आपको लॉस होगा कि गेन होगा? लॉस होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा? लॉस ऑफ 127। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर गेन लिखा हुआ है, जो कि गलत है। अब आप खुद बताओ, आपकी लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो ये गेन कहां से हो गया? यहाँ पर आपके ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू बढ़ी तो भी आप गेन लिख रहे हो, यहाँ पे आपके लोन लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ी तो भी आप गेन लिख रहे हो, तो ये गलती है आईसीआई में। ठीक है जी, तो यहाँ पर गेन नहीं है, यहाँ पर क्या है? लॉस है। ठीक है जी, चल सकते हैं जी आगे। चलो केस सिनेरियो नंबर 37। कहता एक्स लिमिटेड परचेज्ड 3,000 शेयर्स ऑफ अमेजिंग लिमिटेड इन दिसंबर 23 एट द रेट ₹100 एंड पेड अ ब्रोकरेज ऑफ 1%। आपने कितने शेयर्स लिए हैं? 3,000 शेयर लिए हैं, 100 रुपए का एक है। हमने पिछले केस सिनेरियोस की वीडियो में देखा था कि जब भी AS13 आएगा और ब्रोकरेज का पॉइंट आएगा, देखो याद रखने का क्या तरीका है, अगर आप परचेज पर ब्रोकरेज पे करते हो तो ये क्या होगा? प्लस। अगर आप सेल पर ब्रोकरेज पे करोगे तो ये क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। कैसे याद रखना है? P फॉर परचेज, P फॉर प्लस, सेल S फॉर सेल, S फॉर सब्ट्रैक्ट। ये क्यों करते हैं ये हमने क्लास में बड़े डिटेल में पढ़ा हुआ है। अब याद कैसे रखना है? P फॉर परचेज, P फॉर प्लस, S फॉर सेल, S फॉर सब्ट्रैक्ट। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे परचेज कर रहा हूँ ब्रोकरेज पे, तो ये क्या आ गया? 30,000 शेयर परचेज किए हैं, 100 रुपए का एक शेयर है, तो ये कितना आ गया जी मेरा? 30 लाख प्लस 1% की मैंने ब्रोकरेज भी पे करी है, तो ये कितना आ गया? 30,30,000। इतने के मैंने 3,000 शेयर्स बाय करे हैं। कहता मई में क्या हुआ? बोनस शेयर मिला है, 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड। जिनके पास 3 शेयर थे उनको 1 शेयर फ्री में मिल गया। मेरे पास 3,000 शेयर थे, तो मेरे को बोनस में कितने शेयर मिले होंगे? 1:3 का बोनस दिया गया है, तो 3,000 में मेरे को कितने शेयर मिले? 1,000 शेयर एक्स्ट्रा मिल गए। तो मतलब मेरे पास आज टोटल 4,000 शेयर हो गए, और 4,000 शेयर की वैल्यू क्या है? 30,30,0, क्योंकि बोनस पे कोई अमाउंट तो बढ़ती नहीं है, तो मेरे बैलेंस कितना हो गया? 30,30,000 कितनी? 4,000 शेयर्स की ये वैल्यू है। ठीक है जी। 4,000 शेयर की कितनी वैल्यू है? 30,30,000। ठीक है जी। कहता एक्स लिमिटेड सोल्ड 1,000 शेयर्स इन सितंबर 24 एट ₹110। कहता आफ्टर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स वर कोटेड एट 95, इन दिसंबर 24 द शेयर्स वर कोटेड एट 70। ओके। कहता व्हाट वुड बी द कैरिंग कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट आफ्टर द सेल। मैंने कितने शेयर्स बेचे हैं? 1,000। तो मतलब मेरे पास कितने शेयर्स रह गए? 3,000 रह गए। मेरे को आप एक बार बताओ, 30 है, कितने शेयर्स की वैल्यू? 4,000 की। तो 3,000 शेयर्स की कैरिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी? बताओ। 30 डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 3,000 कितना हो गया जी? ये 227। कितना हो गया? 30 डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 3,000, ये हो गया 22,72500। 22,72500। बट यहाँ पे कितना है? कितने शेयर थे? 3,000 थे, 100 रुपए का एक शेयर था। हाँ, तो मेरा अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है? यहाँ पे कोई जीरो का चक्कर पड़ गया क्या? 3,000 3,000 3,000 शेयर थे मेरे पास, 1,000 का एक शेयर था, या 100 रुपए का एक शेयर था। हाँ, सॉरी, मेरे पास 100 रुपए का एक शेयर था, तो यहाँ पे 3 लाख आना चाहिए, और अकॉर्डिंगली ये आएगा जी मेरा 3,03,000, और यहाँ पर आएगा
3,03,000, तो यहाँ पे मेरा आ गया 3 लाख प्लस 1% डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 3,000, तो ये मेरा कितना आ गया 227,250, 227,250 इज माय आंसर। ये मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है जी। कहता व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द बोनस शेयर, बोनस शेयर की तो कोई कॉस्ट होती ही नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा। कहता व्हाट इज द सेल, व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द बोनस शेयर्स, आपके बोनस शेयर सेल करने पर कितना प्रॉफिट आया। तो भैया आपका क्या प्रॉफिट है, मेरे को एक बात बताओ। आपने सेल कितने का करा है शेयर, 110 रुपए का, आपने 1,000 शेयर सेल करे हैं। मेरी जो सेल वैल्यू थी वो कितनी थी जी, 1,000 शेयर मैंने सेल किया है 110 के हिसाब से, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 1,000 इंटू 110, तो कितना आ गया जी 1,10,000। मेरी कॉस्ट क्या थी जो मैंने शेयर सेल करे हैं, माइनस मेरे पास 3,03,000 शेयर थे जो 4,000 थे, तो जो मैंने 1,000 सेल किया उनकी कॉस्ट क्या है, डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 1,000, कितना हो गया जी 75750 माइनस 1,10,000, कितना आ गया जी 34,250, तो मेरा आंसर क्या आ गया जी 34,250। ठीक है जी। कहता व्हाट वुड बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 24। अब जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो कैसे कोट करते हैं आपका, सबसे पहले इक्विटी शेयर, अगर तो आपने इन्वेस्टमेंट रखी है लॉन्ग टर्म के लिए तो ये जाती है कॉस्ट पे, अगर तो रखी है शॉर्ट टर्म के लिए तो जाती है मार्केट वैल्यू और कॉस्ट विच एवर इज लोअर। तो जो आपकी 3,000 की इन्वेस्टमेंट बची है, 3,000 शेयर्स की जो आपकी इन्वेस्टमेंट बची है, सबसे पहले तो मैं उसकी कॉस्ट देख लेता हूँ कि व्हाट इज द कॉस्ट। तो कॉस्ट क्या है मेरी, 3,03,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 3,000 जो बचे हुए हैं शेयर, डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 3,000, सबसे पहले तो ये आ गया कितना 2,27,250, और मेरी मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है, मार्केट वैल्यू चल रही है दिसंबर में 70 रुपए के हिसाब से। तो मेरे पास जो 3,30,000 शेयर बचे हैं, 30 रुपए का एक है और 3,000 शेयर हैं, तो ये कितना हो गया 2,10,000, तो विच एवर इज लोअर 2,10,000 पे आ जाएगा। अब मेरे को कैसे पता लगा कि ये शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, देखो आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स बेच रहे हो, तो यहाँ पे उसने आपको, हालांकि यहाँ पे आपको उसने क्लियरली कुछ मेंशन नहीं किया कि शॉर्ट टर्म है फिर या फिर लॉन्ग टर्म है, तो यहाँ पर अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो दे विल 101% टेल यू कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही वियर्ड एग्जांपल लिया, वियर्ड असम्पशन ली हुई है कि ये शॉर्ट टर्म है, क्यों, क्योंकि उसने 1,000 शेयर बेचे हैं। अगर कहता अगर आपने लॉन्ग टर्म में रखे होते तो आप शेयर बेचते ही ना, आपको बोनस मिला आपने उठा के बेच दिया तो आप अब बेचते ही ना अगर आपने लॉन्ग टर्म में रखा होता, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म है इस इन्वेस्टमेंट को लेके, इसीलिए आप इस इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हो, इसीलिए ये शॉर्ट टर्म मान लेंगे और इसको कैसे वैल्यू करेंगे, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे। ये इसकी बहुत ही वियर्ड सी अजम्पशन थी जो इसने भाई साहब ने यहाँ पे ले रखी है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारा केस सिनेरियो नंबर 38। कहता था सन लिमिटेड हैज एक्वायर्ड 40% शेयर इन मून लिमिटेड फॉर 5 lakhs ऑन 1 जुलाई 2023। यहाँ पर लिख लेते हैं, कहता सन ने एक्वायर किया है मून में कितना शेयर, 40%। सब्सिडी नहीं बनी, सब्सिडरी नहीं बनी, क्या बनी है, एसोसिएट। कहता मून लिमिटेड इज होल्डिंग 40% स्टेक इन स्टार लिमिटेड। कहता मून स्टार में 40% स्टेक लेकर बैठा है। उन्होंने कहा चलो ओके, कोई टेंशन नहीं। कहता नाउ सन लिमिटेड कैन एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन मून लिमिटेड। हाँ, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर सकता है, 40% है उसके पास। कहता मून लिमिटेड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 80,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। किसने डिक्लेयर किया है, मून ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 80,000 का। किस साल के लिए, 22-23 के लिए। इसने सन ने किस दिन शेयर एक्वायर किए थे, 1/7/23 को। मतलब ये कौन सा डिविडेंड हो गया जी, प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो गया।
आपने इन्वेस्टमेंट करी थी 1 जुलाई 2023 को, उसने जो डिविडेंड दिया है वो तो 22-23 पिछले साल का दिया है, और कब दिया है? 15 सितंबर को। इसका मतलब है कि आपको ये डिविडेंड मिला होगा, बट ये आपके लिए क्या है? प्री एक्विजिशन डिविडेंड है। ओके। कहता फॉर द ईयर एंडेड 23-24, कहता मून लिमिटेड earned a profit of 4 lakh and declared a dividend of 90,000 on 15/9/24। ठीक है जी, एसोसिएट भी आ गया इस आपके केस सिनेरियो में, AS18 भी आ गया और AS23 भी आ जाता है। ठीक है जी, सबसे पहले देखते हैं क्या पूछता। कहता विद रिस्पेक्ट टू द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनीज इट कैन बी सेड दैट स्टार लिमिटेड इज अ एसोसिएट ऑफ सन लिमिटेड। क्या स्टार और सन में एसोसिएट का रिलेशनशिप है? नहीं। यहां पर कौन सा एसोसिएट का रिलेशनशिप हो गया? सन और स्टार में अगर आप देखोगे, सन इनडायरेक्टली होल्ड करता है स्टार को। कैसे? 40% यहां, 40% यहां, तो इन दोनों में कितना रिलेशनशिप है? सिर्फ और सिर्फ 40% का भी 40%, दैट इज 16% रिलेशनशिप है। एसोसिएट तो बनी नहीं। एसोसिएट बनने के लिए कितना रिलेशनशिप चाहिए होता है? सिर्फ और सिर्फ 20% का, कम से कम 20% का। तो ये तो सबसे पहले तो ये तो सिचुएशन बिल्कुल ही गलत हो गई। कहता मून लिमिटेड एंड स्टार लिमिटेड आर बोथ एसोसिएट्स ऑफ सन लिमिटेड। नहीं, क्योंकि स्टार लिमिटेड तो सन की एसोसिएट है ही नहीं। कहता मून लिमिटेड इज अ एसोसिएट ऑफ सन। हाँ, ये ठीक लग रहा है मेरे को। कहता सन लिमिटेड इज अ पेरेंट ऑफ बोथ मून एंड स्टार। भैया पेरेंट बनने के लिए ना 50% से ऊपर का स्टेक चाहिए, जो है नहीं, किसी में भी नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? ये सी वाला। ठीक है जी। What will be the carrying amount of the investment in a separate financial statements of Sun Limited as on 31/3/24? वो सिर्फ 31/3/24 पे पूछ रहा है। आपने इन्वेस्टमेंट करी कितनी है? सबसे पहले आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करी है 1/7/23 को। फिर याद रहे आपको एक प्री एक्विजिशन डिविडेंड भी मिला है। कितना मिला है आपको प्री एक्विजिशन डिविडेंड? कहता है उसने डिक्लेयर किया है 80,000। इस 80,000 में मेरा कितना है? सिर्फ 40%। तो मैं इसमें से अपना प्री एक्विजिशन डिविडेंड क्या कर दूंगा? 40% माइनस, जो कि 32,000 हो जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर कहता फॉर द ईयर 23-24 मून लिमिटेड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 4 लाख रुपीज एंड डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 90,000। अब इस 4 लाख रुपए जो भाई ने डिविडेंड कमाया है, जो उसने प्रॉफिट कमाया है, इस पे मेरा हक है, बट कितना? जो भाई ने 4 लाख का प्रॉफिट कमाया है मून ने मेरे आने के बाद, वो तो सिर्फ 9 महीने ही था, क्योंकि मैंने किस दिन शेयर एक्वायर किया है? 1/7/23 को, और ईयर कब है? 31/3/24 को। तो ये कितने महीने के लिए मेरे पास इसका शेयर था? सिर्फ 9 महीने के लिए। तो मैं कितने अमाउंट ऑफ डिविडेंड के लिए लायबल हूँ? सिर्फ प्रॉफिट के लिए लायबल हूँ सिर्फ 9 महीने के लिए। हाँ, उसने पूरे साल में 4 लाख कमाया है, उसमें से 9 महीने का मेरा है, और उसमें से भी 40% ही मेरा है, बाकी तो मेरा है ही नहीं। तो मेरा कितना आंसर आ जाएगा? 4 लाख इंटू 9% इंटू 9 इंटू 40% डिवाइडेड बाय 12। तो कितना आ गया जी? 1,20,000 मेरा क्या हो जाएगा? प्लस 5 लाख माइनस 32,000। मेरा आंसर कितना आ गया जी? 5,888 588। कहता ओ सॉरी, उसने आपको क्या पूछा है? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो जब अपन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एसोसिएट का निकालते हैं, उसमें तो हम प्रॉफिट का शेयर लेते नहीं हैं। सेपरेट में हम सिर्फ क्या लेते हैं? सिर्फ ये लेते हैं। अगर मैं आपको नोट्स दिखाऊं, AS23 150 149। तो अगर आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देखोगे, स्टैंड अलोन में क्या देखते हैं? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस प्री एक्विजिशन डिविडेंड। और कंसोलिडेशन में क्या देखते हैं? यहाँ पे अगर मैं कंसोलिडेटेड लिखना है यहाँ पे, तो ये कितना आएगा? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस प्री एक्विजिशन डिविडेंड और एनी शेयर इन द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर? तो मेरा यहाँ पर क्या आएगा? स्टैंड अलोन में सिर्फ कितना आएगा? 5 लाख माइनस 32,000, जो कि मेरा बना 468।
मेरा यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा जी 468। और जब उसने मेरे को पूछा कंसोलिडेटेड में कितना आएगा, तो ये आएगा 588000। कि कैसे आया, ये मेरी इन्वेस्टमेंट थी, इतना मेरा डिविडेंड चला गया और इतना मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट कहता एज पर AS 23 द एग्जिस्टेंस ऑफ द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बाय एन एंटिटी इज यूजुअली एविडेंस। कहता है ये कैसे पता लगता है कि इसकी उस पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सबसे पहला पार्टिसिपेशन इन दी पॉलिसी मेकिंग, माइट भी देखते हैं, हो सकता है, डाइसी हो भी सकता है। इन्फ्लुएंस में मतलब होता है कि वो पूछ के सलाह करते हैं, पार्टिसिपेशन में नहीं। इट इज जस्ट लाइक कि आप बोल दो कि ऐसा कर सकते हो, वो करे ना करे उनकी मर्जी है। पार्टिसिपेशन थोड़ा ये होता है कि आपका बिल्कुल ही कंट्रोल है उस पर, जो कि नहीं है। बट स्टिल आई एम डाइसी बिकॉज मेरे को पता नहीं है। कहता है इंटरचेंज ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल, नहीं भैया ये तो तब होता है जब आपका कंट्रोल होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन्फ्लुएंस की। जब आपका कंट्रोल होता है तब आप ये कर सकते हो, जो कि AS 21 में होता है, ये तो नहीं है। राइट टू रिसीव डिविडेंड, नहीं भैया, भाई मेरे पास रिलायंस का एक शेयर है, मेरे को आज भी डिविडेंड आता है, एक शेयर पे डिविडेंड आता है, तो क्या मेरा उस पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है क्या, नहीं। प्रोविजन ऑफ असेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन, रिलायंस में क्या हो रहा है मेरे को पता है क्या, नहीं, कुछ नहीं पता, ऐसा भी नहीं है, तो ये भी गलत है। मेरे को 3 तो है ही नहीं, ये ए थोड़ा सा डाइसी सा लग रहा है, देखते हैं। सबसे पहले कहता ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है जी। फिर वो क्या कहता स्टेटमेंट ए ऑल द विच इज यूजली ओके। क्या कह रहा है ये इसमें, एग्जिस्टेंस इज यूजली एविडेंस इन वन ऑफ द मोस्ट फॉलोइंग वेज, ओके। कहता ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये तो नहीं है। कहता A, B एंड C आर करेक्ट, A, B एंड C तो नहीं लग रहा। इसमें इसने कुछ गलत किया क्योंकि यहाँ पे ABC लिख रहा है और यहाँ पे इसने न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा है कर क्या करना क्या था। यहाँ पर ये दो ना, ये और ऐसे दो ना, फिर अगर आपको करवाना ही है तो। अब मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ, इंटरचेंज, मेरे को तो इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं लग रहा, बट इनके तो सारे आंसर ही ऐसे दे रखे हैं, या तो सारे करेक्ट हैं, या ABC करेक्ट है, या BCD करेक्ट है, या ABD करेक्ट है। थर्ड तो देखो नहीं हो सकता, ये तो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तो आपको इसका एग्जांपल दे ही दिया, मेरे पास एक शेयर है। तो अगर मैं देखूं ये तो बिल्कुल है नहीं, क्योंकि इसमें से थर्ड वाला तो बिल्कुल ही करेक्ट, बिल्कुल ही गलत है। इसमें भी C पार्ट आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी C पार्ट आ रहा है, इसमें भी नहीं हो सकता। फिर D पार्ट कहता है ABD है करेक्ट। और कोई ऑप्शन अपने को दिख भी तो नहीं रहा, बट इसमें से ये पक्का है कि डिविडेंड को रिसीव करने से ये थोड़े सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ये तो हो नहीं सकता। तो इसमें करेक्ट द फॉलोइंग में मेरे को D सही लग रहा है, बट मेरी अंतरात्मा तो मान नहीं रही अभी भी। इसमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट D है, करेक्ट D नहीं है, मोस्ट एप्रोप्रिएट D लग रहा है मेरे को। ठीक है जी, तो आपका आंसर भी D ही होना चाहिए जहां तक मेरे को लगता है, हाँ D ही है। ठीक है जी, तो ये अब इसमें से मोस्ट एप्रोप्रिएट है, ये करेक्ट तो नहीं है, मोस्ट एप्रोप्रिएट है ये। ठीक है जी, तो आपको एमसीक्यूज में ये चीज़ देखनी पड़ेगी, तभी अगर आपने देखा होगा कि मैं आपको एमसीक्यूज में बार बार ना इलेमिनेट करवाता रहता हूँ कि ये भी इलेमिनेट ही करवाता रहता हूँ मैं सारी चीज़ें। तो इसमें से अगर मैं मोस्ट इलेमिनेटेड कर सबको कट कटा के देखूंगा तो मेरे को D सही लग रहा है। ठीक है जी, चल सकते हैं जी आगे। केस सिनेरियो नंबर 39 कहता सूर्य लिमिटेड के पास 2 फिक्स्ड एसेट हैं, एक है फिक्स्ड एसेट 1 और दूसरा है फिक्स्ड एसेट 2। कहता एज ऑन 31 मार्च 2024 द वैल्यू इन यूज फॉर फिक्स्ड एसेट 1, कहता वैल्यू इन यूज फॉर फिक्स्ड एसेट 1 इज 500 एंड द नेट सेलिंग वैल्यू इज 550। इसकी जो बैलेंस शीट में वैल्यू है FA1 की कितनी है 600, उसका वैल्यू इन यूज कितना है 500 और नेट सेलिंग प्राइस कितना है 550। क्या यहाँ पे आपको इम्पेयरमेंट की स्मेल आ रही है? हाँ, इम्पेयरमेंट किस पे होता है, हायर द वैल्यू ऑफ वैल्यू इन यूज या नेट सेलिंग वैल्यू। तो इन दोनों में हायर क्या है 550 और आपकी बुक वैल्यू कितनी है 600, तो इसका मतलब है कि 50 इम्पेयरमेंट होना चाहिए, 50 लाख का इम्पेयरमेंट होना चाहिए। हाँ, अब नेक्स्ट
कहता जो सेकंड फिक्स्ड एसेट था वो 300 लाख की बुक वैल्यू थी। कहता कंपनी डिड री अपवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ 20 लाख लास्ट ईयर फॉर कंपनी डिड अपवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ 20 लाख फॉर FA1। अच्छा 20 लाख की FA1 की रीवैल्यूएशन हुई है। ओके ओके, मतलब इसकी रिवैल्यूएशन हुई है FA1 की। कहता एज ऑन 31 मार्च FA2 की वैल्यू इन यूज है 350 और नेट सेलिंग प्राइस है 320। तो हाईएस्ट क्या है 350, बट उसकी बुक वैल्यू कितनी है 300। तो इसका मतलब है कि इसमें तो कोई इम्पेयरमेंट नहीं हो रही, FA2 में तो नो इम्पेयरमेंट, FA1 की इम्पेयरमेंट हो रही है वो भी 50 की। बट मेरे को ये पता है कि पिछले साल मैंने 20 P&L में 20 की मैंने अपवर्ड रीवैल्यूएशन करी थी, मतलब मेरे पास कुछ रीवैल्यूएशन सरप्लस होगा जो मैं इसमें 50 की इम्पेयरमेंट लॉस बुक करूंगा। इसमें से 20 मैं रीवैल्यूएशन सरप्लस में से कर लूंगा और 30 P&L में से मैं इसको कर लूंगा। ठीक है जी, ये मेरा अभी तक मेरा जितना लगता है मेरे को उतना मेरे को आ रहा है। कहता व्हाट इज द टोटल इंपेयरमेंट लॉस फॉर द FA1, तो ये 50 आ गया। हाउ मच इंपेयरमेंट लॉस विल बी चार्ज टू द P&L, अच्छा ये भी इसने पूछ लिया, तो P&L में कितना है 30 लाख। कहता हाउ मच इंपेयर लॉस फॉर द FA2, इसमें तो कोई होगा ही नहीं। ठीक है जी, व्हाट इज द कैरिंग वैल्यू ऑन द 1 अप्रैल फॉर FA1, व्हाट विल बी द कैरिंग वैल्यू ऑफ FA1, तो ये कितना हो जाएगा 500 और 550, ये कितना करेंगे अपन वैल्यू इन यूज। आप इसको व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑन किस दिन, व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑन 1 अप्रैल 2024, तो मैंने 600 का था, 50 की इंपेयरमेंट लगाई है, तो कितना होना चाहिए 550 होना चाहिए। तो मेरा आंसर क्या आ गया जी 550 आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट यहां से आपका केस सिनेरियो नंबर 40 से लेके जो लास्ट केस सिनेरियो है आपका कितना, केस सिनेरियो नंबर 56, जो लास्ट 17 केस सिनेरियोज हैं ये हम करेंगे जी हमारी नेक्स्ट वीडियो में इनको कवर। ठीक है जी, यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे को व्हाट्सएप, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे कहीं भी भेज सकते हो, उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। बाकी अगर आपको लगता है इस चैनल से आपको कोई भी बेनिफिट या कोई भी वैल्यू एडिशन हो रही है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है और ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस लाने के लिए मेरे को मोटिवेशन भी मिलता रहता है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।